हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हम लोग कर रहे थे, वो दैट वाज रिपोर्ट राइटिंग, है ना। लेटर्स, मेमोरेंडम्स, वो सारा हमने कवर कर लिया था। एडवर्टीजमेंट की बात करी थी, डूज डोंट्स की बात करी थी कम्युनिकेशन में। ये चीज हम ये वाला टॉपिक कर रहे थे, राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग फॉर बिजनेस ऑडियंसेस। और इसमें हम लोगों ने कितने ही फॉर्मेट देखे थे, अलग अलग से लेटर्स के फॉर्मेट देखे थे। रिकवरी लेटर थी, कंप्लेंट लेटर थी, मेमोरेंडम के बारे में पढ़ा था, फिर रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर बात करी थी। और इसमें अब आज हमने करना है बिजनेस प्रपोजल यहाँ से। ठीक है जी। तो बिजनेस प्रपोजल जो है, जैसे हम कहते हैं कि प्रपोजल जो है एक ऑफर होती है, ठीक है। तो जो बिजनेस प्रपोजल है वो भी एक बिजनेस की तरफ से ऑफर है। आप सबको मेरी आवाज आ रही है ना, एंड स्क्रीन भी नजर आ रही है सबको? यस ओके। मैम। हाँ जी। ओके बेटा, इसमें ये है कि हम लोग बिजनेस जो है वो प्रपोज कर रहा है किसी दूसरी पार्टी को। वो दूसरी पार्टी जो है वो क्लाइंट भी हो सकती है, कस्टमर प्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है, कस्टमर और पार्टनर भी हो सकता है जिसके साथ बिजनेस जो जुड़ना चाहता है। तो ये जो प्रपोजल है, ये जो ऑफर है, इस ऑफर में क्या है कि इसमें उन्होंने पूरे तरीके से क्लाइंट या पार्टनर को अपने बिजनेस के बारे में बताते हुए, ऑफर करते हुए अपने साथ जोड़ने के लिए उनको लुक्रेटिव एक ऑफर देनी है कि आप हमारे साथ जुड़िए और हम मिलके अपना एक्सपेंडेड बेस के साथ काम करें। आमतौर पे जो बिजनेस प्रपोजल्स होते हैं वो B2B बिजनेसेस के लिए, जैसे एक बिजनेस पार्टी जो है दूसरी बिजनेस पार्टी के साथ पार्टनरशिप में एंटर करना चाहती है, उनके लिए होते हैं। बेसिकली ये B2C कंपनीज के लिए यूज नहीं किए जाते, मतलब डायरेक्ट क्लाइंट को जो बिजनेस है वो कोई प्रपोजल नहीं देता है। ठीक है। ये भी डिपेंड करता है कि वो क्लाइंट जो है कितनी बड़ी पार्टी है, उसके हिसाब से। अदरवाइज जो नॉर्मली बिजनेस प्रपोजल है, इट्स अ डॉक्यूमेंट दैट हेल्प्स यू ऑन क्लाइंट्स एंड पार्टनर्स बाय डिस्क्राइबिंग योर बिजनेस सर्विस एंड प्रोडक्ट ऑफरिंग्स। तो ये B2B के लिए ही होता है। अब इसको अगर आप देखो पढ़ के, तो ये रिटन फॉर्म में कम्युनिकेशन होती है। बिजनेस प्रपोजल हमेशा रिटन में ही होगा। ठीक है जी। A business proposal is a written document sent to prospective clients to obtain a specific job. A business proposal is a written proposal presented from a business that intends to elicit business from a prospective buyer. It is unique because it contains lots of figures and statistics represented by pie charts and graphs. तो इसमें बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि प्रेजेंटेशन जो है इसमें बहुत मायने रखती है, क्योंकि आप दूसरे को ऑफर कर रहे हैं कि वो आपके साथ जुड़े। तो नेचुरली एक रिटन डॉक्यूमेंट ऐसा तैयार किया जाता है जो कि वुड बी कस्टमर्स या वुड बी अदर बिजनेसेस को इनवाइट करने का काम कर रहा है। तो नेचुरली उसकी प्रेजेंटेशन बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए और इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए। ठीक है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होना चाहिए। अब इसमें है कि इनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये है कि सॉल्यूशंस, इसमें इसका बेसिक पार्ट है कि अगर कोई प्रॉब्लम लिखकर उसके बाद उसके साथ के साथ सजेशन मोड में उस प्रॉब्लम को जस्टिफाई किया होता है कि हम इस तरीके से इस बात को ऐसे करना चाहते हैं। सॉलिड प्रेजेंटेशन होती है। फिर उसमें बेनिफिट्स दिए जाते हैं कि अगर आप लोग प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या बेनिफिट निकल के आएंगे, जो कंपनी भी जुड़ना चाहती है जिसको प्रपोजल दिया गया है। फिर उसके बाद है क्रेडिबिलिटी, मतलब कि आप जो दूसरी पार्टी है सामने वाली, वो आप पर फेथ क्यों रखे। आप अपनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अपनी बिजनेस एंटरप्राइज की बड़े अच्छे ढंग से बताते हैं, जिससे कि ये है कि उनको भी नजर आए कि हम जिससे जुड़ना चाह रहे हैं वो क्रेडिबल है, डिपेंडेबल है कि नहीं। एंड इसमें हर तरह की एविडेंसेस यूज किए जाते हैं जिससे कि आप दूसरे का कॉन्फिडेंस विन करते हैं। और अगर वो टेंडर के थ्रू हो रहा है तो अगर वो बिड सब अपनी लगा रहे हैं तो उसमें आप लोग विन कर सकते हो बिड। इस तरीके से आप अपना जो है कोटेशन प्राइस वगैरह वहां पे कोट करते हो। और बेसिकली जो बिजनेस प्रपोजल है, इट इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। कहने का मतलब कि आप जिस तरीके से अपनी बात रखते हो, जिस तरीके से बोलते हो, सुनाते हो, लिख कर देते हो, ठीक है, आप अपने लिखे हुए प्रपोजल को पेश कैसे करते हो, उसकी जो पेशकारी है वो इस चीज को डिसाइड करेगी कि जो दूसरी पार्टी है वो आप में इंटरेस्ट दिखाए या ना दिखाए। ठीक है। तो ये एक सैंपल दिया हुआ है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट से
किसी ने प्रपोजल तैयार किया टू एबीसी ह्यूमन रिसोर्सेज के डिपार्टमेंट को भेजा है, और उसमें उन्होंने बताया कि प्रपोजल है कि हम लोग फंड रेज करना चाहते हैं, तो फंड क्यों कोई दूसरी पार्टी इसमें इन्वेस्ट करेगी। तो उन्होंने उसका एक बताया प्लान कि खूब सारी जो है इक्विपमेंट्स या कुछ ऐसा अनयूज्ड मटेरियल पड़ा है स्टोर्स में, तो ये एक ऑक्शन लगाना चाहते हैं जिससे कि वो गुड्स वगैरह की जो है वो सेल हो सके, स्पेस क्रिएट हो जाए, और जो फंड रेज किए जाएंगे उससे जितनी भी रिपेयर जाती हैं आइटम्स उनकी रिपेयर की जाए, और अगर कुछ भी पैसे बचते हैं सरप्लस की फॉर्म में, तो वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम के तहत कंपनी जो है सोसाइटी की बेनिफिट के लिए जो एक्टिविटीज हैं उसमें वो उनको इन्वेस्ट कर सके। अब अगर इस प्रपोजल को देखा जाए तो उसमें से जो बेनिफिट्स निकल के आते हैं, उसमें इन्होंने पहली बात है कि उन्होंने फंड्स जनरेट करने की बात की है। दूसरा है उन्होंने बोला है कि हम लोग स्टोर में जो सामान है उसको डैमेज नहीं होने देना चाहते, तो जो अनयूज्ड पड़ा है उसको क्लियर कर दिया जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद है ये साथ के साथ जो प्रपोजल में सीएसआर की बात की गई है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की एक्टिविटीज की बात की है, यानी कि बिजनेस सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहा, वो सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी ध्यान में रख के चल रहा है। और उसके बाद ये है कि भई वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो रही है, और साथ के साथ न्यू मशीन्स को भी इक्विप करने की बात हो रही है, वहां पे रखा जाए ऑफिस में। अब इसमें क्या चीजें हैं जो कोई दूसरी पार्टी जो है वो दिमाग में रख सकती है कि मैं क्यों इस पर विश्वास करूं। मतलब उनको ये लग सकता है कि इस प्लान में ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होंगे जो प्लान के लिए अपना जो पूरा जो सहमति है कंसेंसस नहीं देंगे, उनके माइंड में कुछ डाउट्स हो सकते हैं, तो पहले वो डाउट्स क्लियर होने चाहिए। दूसरा है कि हो सकता है कि जितना ये इतना बड़ा-बड़ा सुना रहे हैं कि फंड रेज़ होगा तो हम फंड से ये कर पाएँगे। तो वो बोलेंगे कि भई फंड्स हो सकता है इतने ज़्यादा रेज़ हो ही ना पाएँ जितने ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो बेचना है वो तो एक कबाड़ ही है, नेक्स्ट टू जिसे बोलते हैं वेस्ट मटीरियल ही है। सो इस तरीके से जो प्रपोज़ल है उसके ऊपर काफ़ी तरह के जिसे कहते हैं ना दोनों पार्टीज़ की तरफ से वो जो मूड्स हैं वो डिसाइड होते हैं, ठीक है? बट बेसिकली आप क्या लिख के देते हो, कैसे प्रेजेंट करते हो, क्या इंफॉर्मेशन है, वो सारा दारोमदार होता है इस किसी भी बिजनेस प्रपोजल का जो एक पिलर है वो बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्योंकि बिजनेस प्रपोजल की बात हुई थी तो हम लोग इसमें रिटन कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, क्योंकि नेचुरली बिजनेस प्रपोजल एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है बिजनेस एंटरप्राइज की तरफ से प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स के लिए और दूसरे पार्टनर्स को इनवाइट करने के लिए, तो नेचुरली इसमें राइटिंग स्किल्स जो है बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो जब इसकी बात हुई है तो उन्होंने बोला कि राइटिंग स्किल्स जो है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसमें क्या कुछ आएगा। एक्चुअली वो उन्होंने राइटिंग को अलग करके ले लिया इतनी डिटेल में। जैसे ये सेकंड पैराग्राफ में इन्होंने एक लाइन दी है, it is an art of expressing one's ideas, opinions, learnings, experiences, views and values. In short, basically it is a life skill. तो आप किस तरीके से अपने आइडियाज ओपिनियंस को अपनी जो भी आपने सीखा है अनुभव है उनको आप शेयर करते हो, वो उसको हम राइटिंग स्किल में लेके चलते हैं कि लिख कर आपने जो दिया है। वैसे तो जो लिखना होता है अगर हम आजकल के टाइम में देखें तो इट्स वेरी मच पर्सनल। लिखने में लोग आते नहीं है अक्सर, ठीक है। वर्बल में ही ज्यादा बातचीत करने में वो करते हैं, लेकिन अदरवाइज लिखी हुई चीज का कोई सानी नहीं है। आप वो जो लिखा हुआ है नेचुरली उसमें आप बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग से सोच कर वेल वर्डेड जो है उसको लिखोगे। पहले लोग सोचते थे कि जो लिखना एक कला है तो वो कला हर एक के हिस्से नहीं आई है। वो जर्नलिस्ट, एडिटर्स या राइटर्स जो हैं उन्हीं के पास होती है कि उनको पता है कि क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, पर ऐसे नहीं होता। मतलब हर कोई कुछ भी जो है कहीं से भी शुरुआत कर सकता है, ठीक है। अ, अगर आपने एक पीछे एक मूवी आई थी उसमें सतिंदर सरताज ने हीरो पार्ट प्ले किया था, शायर मूवी थी उसका नाम था शायद। तो वो उसमें अक्सर ना ये क्वेश्चन पूछता है अपनी फ्रेंड से कि मैं शायर कैसे बन सकता हूँ, मैं कैसे शायरी कर सकता हूँ, मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो वो आगे से उसको यही जवाब मिलता है कि वो तो तुम्हारे अपने मन से जो निकलता है, जो फीलिंग्स का एक आउटबर्स्ट होता है, उससे तुम अपने आप लिखते जाओगे और चलते जाओगे, सिचुएशंस को लिखने में उसका सब्लिमेट करते जाओगे, तो तुम अपने आप ही एक बहुत ही जिसे बोलते हैं बहुत बढ़िया वाले जो हैं वो शायर बन जाओगे। तो यही चीज़ है, बाकी नेचुरली वो भी एक कला है, लिख कर तुम अपने भावों को
प्रेजेंट कर रहे हो। तो बिजनेस में भी यही चीज है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो जरूरी नहीं कि इसके लिए कोई एक्सपर्ट जो है वो बॉर्न राइटर ही हो तभी होगा, तो ये स्किल एक्वायर की जा सकती है। अब राइटिंग स्किल्स की जब बात आई है तो हम इसमें ये थोड़ा लेके चलते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो वही जैसे हम आगे भी बहुत बार पढ़ चुके हैं कि भाई कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं, आप अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो दूसरों के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद है आपकी क्रिएटिविटी बड़ी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, इमेजिनेशन जो है वो बहुत बढ़ जाती है। वो कहते हैं ना कि जहां ना पहुंचे रही रवि वहां पहुंचे कवि। रवि यहाँ पे सन को बोला गया है, SUN सन, सूरज को, कि जहां पर सूरज की तेज किरणें भी नहीं पहुंच पाती, कुछ एरियाज रह जाते हैं, तो वहां पहुंचे कवि। कवि का मतलब इमेजिनेशन, इमेजिनेटिव माइंड। तो कहने का मतलब कि जब कोई आप अपने आइडियाज को पोर डाउन करते हो वर्ड्स के फॉर्म में पेपर के ऊपर, तो वो आइडियाज की चेन बननी शुरू हो जाती है और इससे आप और की और जो बातें हैं उसमें ऐड करते जाते हो, तो अपने आप से वोकैब जो है आपकी इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है। हाँ जी बोलिए बेटा। खाने लगी उंगला मार लो ना हाँ कुछ। जी, हाँ जी म्यूट कर दीजिए अगर आप आपस में बात कर रहे हैं तो। आगे चलें। हाँ जी, इसके साथ है बेटे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो भी आती हैं नेचुरली। जब कभी भी देखो, राइटिंग जो है ना, राइटिंग अपने आप में ये नहीं कि आप लिखने बैठे पेन पकड़ा और शुरू हो गए। लिखने का मतलब इसमें आपकी कितनी ब्रेन एक्टिविटीज जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। आप सुनते हो लिखने से पहले, आप पढ़ते हो लिखने से पहले, और फिर उस सुने पढ़े के ऊपर आपका माइंड जो है वर्क करता है, और फाइनली फिर आप उसमें से जो जिस्ट निकालते हो, एक सेंट्रल आइडिया, एक थीम निकालते हो, इसको आप पेपर के ऊपर पेन डाउन करते हो, ठीक है। इससे आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफी उसमें ना क्लैरिटी आ जाती है और आप सोल्यूशन की तरफ आसानी से जाते हो। आपने मैनेजमेंट में ये पढ़ा होगा कि जब कभी भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम आए, तो उसको सबसे पहले ये बोला जाता है कि जस्ट जॉट डाउन ऑन द पीस ऑफ पेपर कि दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप मेंशन कीजिए। उसके बाद उसके जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए उसको आप लिखिए। जब आप किसी चीज को लिखते हैं आपके सामने क्लियर पिक्चर आ जाती है, आप दिमाग को ज्यादा जोर नहीं देना पड़ता। आप फिर उसी में से साथ ही कंपैरेटिव स्टडी करते हुए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हुए सबसे जो ऑप्टिमम सोल्यूशन है वहां तक आप पहुंच जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, जब कभी भी आप कभी कभी अपने घर में बड़ों को भी देखो, वो यही बोलेंगे, पहले लिखो क्या क्या है, अगर कुछ खरीदने जाना है तो पहले लिखो कितने कितने की क्या क्या चीज बोली थी, है ना। उसके ऊपर फिर हम देखते हैं कि उसमें हमारे को क्या मिल रहा है, इसमें हमारे को क्या नहीं मिल रहा, नेचुरली। कि मतलब जो माइंड में चल रहा है उस माइंड के बैटल को पेपर पे ले आओ, तो उसके बाद जब आप उसमें से जो सोल्यूशन निकालोगे, आपको वो सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्टरी होगी, ठीक है। और राइटिंग का सबसे ज्यादा फायदा ये भी है कि इससे हम लार्ज ऑडियंस को एड्रेस कर सकते हैं, मास ऑडियंस को। अगर हम वर्बली बात करेंगे तो नेचुरली हमारी बातचीत उसी तक पहुंचेगी जिससे हम बात कर रहे हैं, जहां तक हमारी आवाज जा रही है, जो हमारे साथ कनेक्टेड है। अगर रिटर्न में होगा तो रिटर्न में वो मास ऑडियंस की तरफ पहुंचेगा, जाएगा, और उसको हमारा एक आइडिया मिलेगा, ठीक है। और ये आजकल की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल्स, और उसमें राइटिंग स्किल सबसे जरूरी जो स्किल है। हाँ जी रमन, आपने हैंड रेस किया है, कुछ पूछना है बेटे। रमन, लगता है गलती से किया आपने। चलो आगे चलते हैं फिर, एनहांसमेंट ऑफ राइटिंग स्किल्स में अब क्या क्या है, आप इंप्रूव कैसे कर सकते हो अपने थॉट्स को एक क्लियर पर्पस के साथ ऑर्गेनाइज करते हुए, ठीक है। उसके साथ फिर है, आप अपनी जो भी आपने आइडिया बनाना है उसके की पॉइंट्स पहले डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद उसमें जो भी है इंक्रीज्ड आपको आइडियाज जहां से भी मिल रहे हैं विद योर ग्रोइंग वोकैबुलरी, उसमें ऐड करते जाइए, डिफरेंट स्टाइल से उसके लिखिए। और सिंपल वर्ड्स यूज करने हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स जो है उनको यूज नहीं करना, ताकि वो आप अपने आप को समझाने या खुश करने के लिए नहीं लिख रहे हो, आप रीडर्स जो हैं, प्रोस्पेक्टिव रीडर्स हैं, जो इंटेंडेड रीडर्स हैं, उनके लिए लिख रहे हो। तो इफेक्टिव रीडिंग राइटिंग वही है जो सिंपल हो, ठीक है।
और उसमें ये है कि जो आप लगातार लिखते रहोगे, जिसे हम बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो फिर आपकी जो पर्सनल राइटिंग स्किल है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। आप खुद महसूस करोगे, जैसे क्लास में भी स्टूडेंट्स को जब कुछ लिखने को कहा जाता है, तो जो लगातार लिखने में होते हैं ना, जो अपना काम करके रखते हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं आती है और उनका इम्प्रेसिव भी होता है जो भी वो अपना लिख कर देते हैं। और जो कम लिखते हैं नेचुरली, वो आफ्टर हैबिट के नहीं, तो फिर उनको जो जरूरी चीज भी लिखनी है तो उसमें से मिस आउट कर जाते हैं चीजें। तो इससे ये सारे जो पॉइंट्स हैं बड़े आसान हैं। आप अपनी जो अवेयरनेस जो है ऑडियंस में फैला सकते हो, अगर आप अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करते हो उनको समझाने के लिए। ठीक है। और जो भी आपने किसी को कुछ भेजना है, जैसे मेल है या कुछ भी है, तो सेंड करने से पहले उसको जरूर एक बार रीड कर लें, जो लिखा है उसको रिवाइज कर लें। कहने का मतलब ये है ताकि कोई भी डिस्क्रिपेंसी दूर हो सके। और उसके बाद आपको जो फीडबैक है वो भी आपको मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसे पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या गलती है और उसको कैसे इम्प्रूव करना है। ठीक है। अगर आपने लिख कर भेज दिया और रिस्पॉन्स नहीं मांगा या रिस्पॉन्स देखा ही नहीं जो आया, तो उसका कोई फायदा नहीं। गलतियां जो है वो बादस्तूर रिपीट होती जाएंगी फिर। तो गलतियां अगर रिपीट होती हैं तो उससे आपने तो कुछ नहीं सीखा ना, ये है। यहाँ पे मैं आपको एक बात शेयर करती हूँ। जब मैं मतलब चाइल्डहुड डेज की बात है, मैं अपने अंकल को तब लेटर्स लिखा करते थे हम लोग, जैसे ना ब्लू एनवेलप आते थे, तो मैं लेटर लिखती थी। तब मैंने नया नया इंग्लिश सीखनी शुरू की थी, जैसे इंग्लिश कम्युनिकेशन। तो वो कहते थे तुम मुझे इंग्लिश में लेटर लिख कर भेजा करो। तो मैंने उनको इंग्लिश में लेटर लिख के भेजनी जो भी। और उनकी ये आदत थी, पुराने बुजुर्ग थे, तो वो इंग्लिश के लेटर जो है, उस लेटर में से जो मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती थी ना, उसको लिस्ट डाउन करके अपनी लेटर के जवाब में लिखकर भेजते थे। और ये सिलसिला काफी देर चला, सालों साल चला। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरे को ऐसे लग, मुझे पता ही नहीं चला कि एक मतलब कि इनफॉर्मल वे में मुझे एक टीचर इंग्लिश पढ़ा गया। ठीक है। एक टीचर की तरह वो जो रिलेशन है, वो टीचर टॉट की रिलेशन बन गई। तो पंजाबी की लैंग्वेज भी जब थी, जब पंजाबी शुरू हुई, सीखनी शुरू की, तो पंजाबी में लेटर लिखनी शुरू की, तो उसमें से भी वो वर्ड्स को मेरी लेटर में से इतना ज्यादा बखूबी एनालाइज करके जो मैंने लिखा होता था, उसको पहले से वर्ड डाउन करते थे, उसकी लिस्ट बनाते थे कि तुमने ये लिखा था और इस असल में इसको ये ऐसे लिखना है। तो मतलब ये चीजें जो होती है ना, बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले करती है। हमारे को खुद को ही नहीं पता होता कि हमारी जो है कम्युनिकेशन स्किल्स को किस ढंग से हम लोग पॉलिश कर सकते हैं। लेकिन सबसे मेन बात वही है कि रिटर्न में ही आपका जो है वो आना चाहिए, उससे ही आपकी गलतियां जो है वो इम्प्रूव होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटे, इंटरकल्चरल एंड इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन। कोई बहुत ज्यादा बड़ा कम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, बड़ा आम सा टॉपिक है। उन्होंने बेसिकली ये बात करी है कि हम लोग अभी तक जितनी भी कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, वो इंडिया लेवल पे, कंट्री लेवल पे बात कर रहे थे, विद इन दी बॉर्डर्स। अब वो बात करते हैं कि जब हम लोग अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में सोचते हैं, तो जब बिजनेस को हमने बाहर लेके जाना है, तो नेचुरली कम्युनिकेशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हर जगह के कल्चर जो है वो अलग अलग है, हर जगह की लैंग्वेज जो है वो अलग अलग है। तो अगर बिजनेस ने एक्सपैंड करना है, तो उसमें उसको अपने एम्प्लॉयज को, उन सबको पूरी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, सो दैट कि किसी भी तरह से जो है कल्चर वाइज या बियॉन्ड दी बाउंड्रीज, बॉर्डर को क्रॉस करते हुए किसी भी तरह की कोई ऐसी दिक्कतें ना आए कि लोगों को तुम्हारी समझ ही ना आए कि आप चाहते क्या हो, आप लेना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो। तो उन्होंने ये कुछ पॉइंट्स बताए हैं, जिसको जैसे हम एटिक्यूट्स की बात करते हैं ना, कि ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए कुछ एटिक्यूट्स होते हैं, तो जब हम वो सीख गए, तो जब हमारे लिए एक्सपेंशन का मोड आया, हमने दूसरे देश में बात करनी है, तो वहां पे किस तरह की बातें हैं जो हमारे को ध्यान में रखनी पड़ेंगी। उसमें है जैसे डिस्प्ले रिस्पेक्ट, पेशेंस, एम्पैथी टुवर्ड्स दी अदर्स कल्चर। दूसरे के कल्चर की तरफ आपका पूरा जो है वो रिस्पेक्ट होना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, आप उसको समझ सके। मतलब जितनी पेशेंस हम अपने घर के अंदर दिखाएंगे, उससे दुगनी या तिगुनी जो पेशेंस है, वो जब हम दूसरे कल्चर के लोगों के साथ बात करते हैं वहां पे होनी चाहिए। और वहां पे ये है कि हर एक जो है ओपन माइंड होके आपने कम्युनिकेशन में एंटर करना है। और दूसरे की जो कल्चर में जो आपके कल्चर के साथ मिलती जुलती बातें हैं, उनको अप्रिशिएट करना, उनसे उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करनी है। ठीक है। और यहाँ पे जेस्चरल कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जेस्चरल कम्युनिकेशन में आप लोग जो है अपनी बात को जेस्चर्स के थ्रू ज्यादा अच्छे से कन्वे कर पाते हैं। अगर लैंग्वेज को पकड़ने में, लैंग्वेज को बताने में दिक्कत आती है तो। ठीक है।
और किसी भी तरह की कोई भी डिस्ट्रैक्शन है उसको आप अवॉइड करें, खास करके यूरोपियन कंट्रीज की तरफ, या जिधर अगर जहाँ पे लगे भी लैंग्वेज की है तो वहां पे जेस्चर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ इंटरकल्चरल सेंसिटिविटी। अब ये बड़ा एक अलग सा टॉपिक है, मतलब उन्होंने बोला कि कल्चरल सेंसिटिविटी क्या है। इट इज रिकॉग्नाइजिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर्स, द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम विदाउट बीइंग जजमेंटल और प्रेजुडिशियल एंड देयरबाय एक्सेप्टिंग द कल्चर। मतलब कि देखो, जब हम अपने ही देश में कई बार ना वो कहते हैं जैसे पांच उंगलियां बराबर नहीं होती तो कस्टमर एक जैसे नहीं होंगे, अलग अलग तरह से होंगे, लेकिन जो एक समझदार जो बिजनेसमैन है उसको पता है कि भाई मैंने तो अपना प्रोडक्ट बेचना है तो मुझे सब तरह के कस्टमर्स को एक्सेप्ट करके चलना है। तो उसमें फिर वो किसी भी कस्टमर के एटीट्यूड को देखकर या उसके रिएक्शन को देखकर वो जजमेंटल नहीं होते कि ये तो है ही ऐसा, इसने तो पैसे नहीं खर्चने हैं, इसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, ऐसे नहीं है। इसमें उन्होंने यही बताया कि हमने किसी के बारे में प्री जजमेंट नहीं करनी, कोई इमेज नहीं ड्रॉ करनी, और इनफैक्ट उसके जो मतलब कि डिफरेंट कल्चर्स को एक्सेप्ट करना है, उसके साथ अपनी मिलती जुलती बातों को अप्रिशिएट करना है, और जो डिफरेंसेस हैं उनको आपने हैंडल करना है। ठीक है, सर मिल्टन बेनेट ने इसमें ना 6 स्टेजेस बताई हैं इंटरकल्चरल सेंसिटिविटीज की। वो बोलते हैं कि जैसे आप हम इसमें ना ये किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जब हमने अपने बॉर्डर्स को क्रॉस करते हुए इंटरनेशनल लेवल पे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, वहां की बात कर रहे हैं। तो उसमें है कि जैसे फर्स्ट इज डिनाइल। तो डिनाइल स्टेज जो होती है ना, फर्स्ट स्टेज होती है कि कैसे कैसे रिलेशन एक आप देखना इस्टेब्लिश होगा इन 6 स्टेजेस में। तो फर्स्ट स्टेज में डिनाइल आता है, मतलब कि मन में हर किसी चीज के लिए ना आती है। तो मेंबर्स जो हैं वो कंप्लीटली, उनको दूसरे के कल्चर डिफरेंस के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है कि क्या कुछ डिफरेंट है उनके कल्चर में। वो इस तरीके से देखते हैं कि जैसे उनको लगता है कि जो हमारा कल्चर है वही दूसरे का होना चाहिए। तो ये एसेंशियल है कि मेंबर्स शुड रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस अमंग द कल्चर्स टू अवॉइड एनी फॉर्म ऑफ इंटरकल्चरल डिस्प्यूट्स। हाँ, घरों में भी हम लोग देखते हैं कई बार, ये एक्चुअली बेसिकली ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से ये प्रॉब्लम अराइज होती है कि हम लोग जब ये सोच के अपने मन को वहीं पे पक्का कर लेते हैं कि जो मैंने सोचा, जो मैंने समझा, जो मैं खुद हूं, शायद दूसरा भी वैसा ही होना चाहिए, मैं दूसरे को भी उसी नजर से देख रही हूँ। तो इस चीज से पहले अपने आप को समझा कर हटाना होता है कि जो मैं हूं वो मैं ही हूं, लेकिन दूसरा मेरे से डिफरेंट होने का पूरा हक रखता है, वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, ये बेसिकली ना एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, अगर आप इसको एंड तक पढ़ते जाओगे तो आपको समझ आ जाएगी। और इससे आपको ये भी पता चलेगा, आप अपना जैसे आप जस्ट ग्लैंस बैक करोगे ना, तो खासकर हॉस्टल लाइफ में जो आपने टाइम बिताया उसमें आपको समझ आएगा कि कई लोगों के साथ आपकी जो रिलेशन थी वो बड़ी अच्छी निभी, और कईयों के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं निभ पाई। तो उसमें क्या दिक्कत थी, वो क्या चीजें थी जिसको आप ओवरकम नहीं कर पाए। कई बार हम सोच ही नहीं पाते कि अच्छा ये भी दिक्कत हो सकती है, इसके ऊपर वर्क किया जा सकता था। तो पहली स्टेज यही है कि जब आप आए होंगे हॉस्टल में, तो आपको ये लगा होगा कि जो मैं हूं वैसे ही सब होने चाहिए, जो मेरे घर का माहौल था वैसे ही सबके घर का माहौल होना चाहिए, जो मैं सोच डेवलप करके लाया हूं या लाई हूं वही सोच जो है वो बाकियों की होनी चाहिए, पर ये ऐसा होता नहीं है। तो जितनी जल्दी आप ये समझ जाते हो उतनी जल्दी आप डिनाइल स्टेज को क्रॉस कर जाते हो। ठीक है, डिनाइल में आपका जो मन है वो किसी भी बात को मानता नहीं है, हर बात पे ना ही खड़ी करता है। नेक्स्ट स्टेज आती है बेटे डिफेंस की। इसमें क्या है, once the members have spotted the differences in their cultures, they look upon their differences as negatives। अब इसमें ये है कि वो क्या करते हैं कि जब उनको नजर आ गया कि अच्छा, पहले तो है ना उनको समझ ही नहीं आता कि भी दूसरा बंदा ऐसे कर क्यों रहा है। ठीक है, सेकंड स्टेज में जब उनको समझ आ जाता है कि अच्छा ये डिफरेंट है और मैं डिफरेंट हूँ, मेरा डिफरेंट कल्चर है, इसका डिफरेंट है, उस केस में एक दूसरी प्रॉब्लम खड़ी होती है कि हम लोग अपने ही कल्चर की वैल्यूज को जो है वो डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब कि खुद को सही कहना और दूसरे को गलत कहना। हम अपने देश की चीजों को, जैसे बिजनेस एंटरप्राइज की बात करें, तो हम अपने कल्चर को जो है वो राइटियस कहना शुरू कर देते हैं और दूसरे की बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस को हम लोग गलत कहना शुरू कर देते हैं। और एक बिजनेस के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा घातक बात है। क्यों? क्योंकि बिजनेस का जो मतलब है वो तो उन्होंने अपने आप को वहां पे एक्सपैंड करके प्रोडक्ट बेचने हैं, अपना सेल बेस बढ़ाना है, कस्टमर को साथ में लेके चलना है। तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते इस तरह से दीवार खड़ी करना कि हम जो हैं इस तरह के हैं, बाकी लोग जो हैं, जैसे वो बोलते हैं ना कि हम तुम्हारी तो बल्ले बल्ले दूसरे थल्ले थल्ले, वो वाली चीज नहीं, ऐसे सोच के नहीं रखना है। तो वो वाली चीज अगर हम सोच के रखेंगे तो इसका मतलब हम आपस में उनको अपने साथ कनेक्ट करने ही नहीं देना चाहते। ठीक है,
नेक्स्ट है बेटे मिनिमाइजेशन। अब इसमें क्या है कि मेंबर्स ने रिकॉग्नाइज कर लिया डिफरेंसेस हैं कल्चर में, है ना। अब यहाँ पे आप अपनी जो अटेंशन है अपने उसके ऊपर देंगे, कल्चर के ऊपर, और उनकी कल्चर की वैल्यूज को नेगेटिव फॉर्म में प्रोजेक्ट करना बंद कर देंगे। ठीक है, जब आप दूसरे के बारे में जो नेगेटिव फाइल है उसको क्लोज कर देंगे, मिनिमाइज कर देंगे, आप देख ही नहीं रहे उसको, तो नेचुरली उसके बाद आपकी जो फोकसिंग है वो अपने आप के ऊपर ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी। और जब अपने आप के ऊपर फोकसिंग आएगी तो वहीं से जो है आपके अंदर एक बड़ी अच्छी बिहेवियर चेंजेस आएंगी और बिजनेस का जो बेस है वो स्ट्रांग होता जाएगा। नेक्स्ट स्टेज आती है बेटे एक्सेप्टेंस की। ये पिछली स्टेज के साथ जुड़ी है। जब आपने दूसरे को देखना, जानना, मतलब कि उसके बारे में नेगेटिव खोलना बंद कर दिया, तो उसके बाद नेचुरली नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, आपने उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, at this stage the members learn to accept each other's culture, however they will still remain devoted to their own respective cultures। यहाँ पे वो अपने कल्चर से जुड़े रहेंगे लेकिन दूसरे के कल्चर को भी वो एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, इनके यहाँ पर ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता होगा और यही सही है शायद इनके लिए, ऐसे होगा। नेक्स्ट स्टेज क्या है, अडेप्टेशन। फिफ्थ स्टेज में क्या है, इंटरकल्चरल सेंसिटिविटी में मेंबर्स फंक्शन इन अ बाई कल्चरल कैपेसिटी इज दैट दे लर्न मोर अबाउट द अदर कल्चर्स एंड mentally shift, adapt, adjust and operate within the other culture after understanding both the cultures। यहाँ पर हमारी जो एक बिजनेस एंटरप्राइज का जो माइंडसेट है, उसका जो हॉराइजन है, मेंटल हॉराइजन, वो वाइडन होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या हैं, हम दूसरे के कल्चर के लिए सेंसिटिव होते हुए दूसरे के कल्चर को अडेप्ट करना शुरू करते हैं, उसको अपना मानना शुरू करते हैं। ठीक है, बाय कल्चर कैपेसिटी जो है वो डेवलप हो जाती है और हम लोग मेंटली उसमें एडजस्ट और ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। और जब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं, तो उसके साथ जो नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो है इंटेग्रेशन की। इन द फाइनल स्टेज members have complete in-depth knowledge and adapt to the different cultures and the ability shift easily among cultures। तो यहाँ पे जो मोस्ट फ्लेक्सिबल जो है एक ट्रेट जो है वो बिजनेस एंटरप्राइज में आ जाता है। ठीक है, और जो एंटरप्राइज है उसको कोई फर्क ही नजर नहीं आता, और जिसे वो बोलते हैं ना कि एक आंख से देखना, तो वो चाहे इंडिया है चाहे बाहर के देश है, इंटरनेशनल लेवल पे हम डिफरेंट कल्चर्स को के कस्टमर्स को एड्रेस कर रहे हैं, तो वहां पे हमारे को एक जैसे ही लोग नजर आते हैं, हमारे को कोई फर्क ही नजर नहीं आता। हमें लगता है बस एक जैसे ही हैं सभी लोग, चाहे वो यहाँ पे रह रहे हैं चाहे कहीं बाहर पे रह रहे हैं। तो ये वाली जो जब एक नजर से देखने वाली जो अवस्था हमारी जो है बिजनेस एंटरप्राइज की फिलॉसफी या विजन में आ जाती है, तो वहां पे बिजनेस को इंटरनेशनली उसकी डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपेंशन से कोई नहीं रोक सकता। तो ये सारी 6 स्टेजेस हैं। आप लोगों को इसमें ये समझ आ गई, ये चेंज जैसे चल रहा था कि पहले हमारा जो मन है वो ना करता है हर चीज को, फिर हम उसको हम मानते ही नहीं है कि कोई दूसरा डिफरेंट क्यों है, हम ये इस चीज को समझ ही नहीं पाते। दूसरे स्टेज में हमको समझ तो आ गई कि वो डिफरेंट है, लेकिन हम अपने को राइट कह रहे हैं, दूसरे को फिर हम गलत ही बोल रहे हैं, हम ही ठीक है। तीसरे में हम उस चीज को मिनिमाइज करते हैं, उस डिफरेंस को, कि नहीं नहीं दूसरा गलत नहीं है, दूसरा अपनी जगह पे ठीक है। इसलिए हमारी एक्सेप्टेंस बढ़ती है, हम उनको अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं। फिफ्थ में हम उनके साथ हिलने मिलने शुरू हो जाते हैं, अडेप्ट करना शुरू करते हैं, उनके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं। और लास्ट में इंटीग्रेशन में ये है कि हमें समझ आ जाती है और हमें पता है कि अगर हमने इंडिया में ऑपरेट करना है तो वहां पे कैसे लोगों की क्वेरीज को एड्रेस करना है, उनको कैसे चीजें चाहिए, प्रोडक्ट्स कैसे चाहिए, तो बाहर अगर करना है तो बाहर कैसे करना है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक बेटे? मुझे बताइए प्लीज। यस मैम, यस मैम, यस मैम। अब आपको ये ना बेसिकली ये एक साइकोलॉजी का टॉपिक बन जाता है, अगर आप इसको ध्यान से देखें। मैं आपको बार बार आपके रेफरेंस में भी बात कर रही थी कि इसमें हॉस्टल लाइफ का जिक्र किया, तो बेसिकली ये रिलेशनशिप के ऊपर है। जो अगर हम बिजनेस की बात भी करें तो वो एक सस्टेन्ड लॉन्ग रिलेशनशिप को लेकर ही सक्सेसफुल होता है। जिन भी कंपनीज को आप देख लीजिए जिनके जो बेस हैं, कस्टमर बेस, वो बहुत वाइडन हो चुके हैं, वो नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस कर चुके हैं, उनमें आप देखोगे वो ना हर तरह के लोगों को, हर तरह का जेंडर, कास्ट, क्रीड, सबसे ऊपर उठकर वो एक्सेप्ट करके चल रहे हैं। उनका सबसे पहले जो बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए आपका जो बिजनेस माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। तो बिजनेस माइंडसेट का मतलब ये नहीं होता कि आप लोग प्रॉफिट मोटिव रख के चल रहे हैं, जो भी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लेके चल रहे हैं, नहीं।
इसका मतलब कि आपने लोगों, क्योंकि लोगों से आपने बिजनेस बिल्ड करना है, लोगों के साथ बिल्ड करना है, तो लोगों के बारे में आपकी जो सोच है, जो विचारधारा है, उसके लिए आपका माइंडसेट जो है वो कितना को ब्रॉडन और फ्लेक्सिबल हो चुका है, वो चीज जो है आपको उतना ही ज्यादा आगे लेके जाएगी। ठीक है, क्लियर है। और इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि नेचुरली जो आपके मन में, वो कहते हैं ना, जो मन में घटित है वो तन में घटित है। जो मन में चलेगा, जो थॉट प्रोसेस आपके मन में होगी, वही आप अपनी तर्जे जुबान से आगे बोलोगे, वही आपकी तर्जे जिंदगी के क्या बोलते हैं उसको, इंप्रेशन के रूप में नजर आएगी। आप जिस तरीके से चलेंगे, जिस तरीके से बोलेंगे, जिस तरीके से दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे, वहीं से जो दूसरी पार्टी है, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है या पार्टनर बनने वाला है, कुछ भी है, वो आपके माइंडसेट को जज कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बड़ी ही उम्दा होनी चाहिए, बड़ी ही खास होनी चाहिए, और बड़ी ही नफासत वाली होनी चाहिए। ठीक है जी। अब इसमें एक टर्म आ रही है बेटे, एथनोसेंट्रिज्म। ये है when a person believes that his or her culture is superior compared to the culture of other people, this belief is called ethnocentrism। ये हमने पीछे सेकंड स्टेज की बात करी थी ना इसमें, यहाँ पे कि ये जो डिफेंस वाली बात है, इसमें वो वही कहता है कि अपने को सही कहना, दूसरे को गलत कहना। तो इस फीलिंग में से जब तक हम गुजरते जाते हैं, तो तब तक मतलब हम लोग जो हैं, हम सेंट्रिज्म में उसके उसके इन्फ्लुएंस में आए हुए हैं। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर। देखो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि एक साइकोलॉजिकल टॉपिक चल रहा है, ये सारा माइंडसेट की बात है, ह्यूमन बिहेवियर को समझने की बात है। तो इट इज अ टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर दैट obstructs द कम्युनिकेशन अमंग पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर। हम कई बार दूसरे से इस बात पर भी बात करने पे तैयार नहीं होते कि हम इस बात को ये लेके चलते हैं कि वो तो दूसरे कल्चर से है और हमारा कल्चर जो है वो सुपीरियर है। तो इसको अवॉइड करने के क्या क्या तरीके हैं? अवॉइड अज्यूमिंग डिटेल्स। हम लोगों को दूसरे के बारे में सिर्फ उतना ही पता रखना है जितना कि हमारे हमारे लिए कंसर्न में जरूरी है। ठीक है, ताकि हम उसके बारे में अपने से अलग से कोई टास्क ना शुरू कर दें। हमारा कोई काम नहीं है कि हम उसका करेक्टर स्केच ड्रॉ करें। फिर उसके बाद है, किसी भी तरह की प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन से बचें, जजमेंटल होने से बचें। उसको अंडरस्टैंड करने से पहले उसके बारे में पहले ही कोई निचोड़ निकाल लेना, इसको बोलते हैं प्री मेच्योर इवैल्यूएशन। किसी को टाइम ही नहीं देना। आप खुद सोचोगे कि आपके पास भी कुछ ऐसी रिलेशंस रही होंगी अभी तक लाइफ में, चाहे स्कूल लाइफ में, हॉस्टल लाइफ में, या उसके पीछे, या आगे भी आएंगी, कि जहां कहीं भी आप किसी को समझने में जल्दबाजी करोगे, ठीक है बेटा, तो वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा होंगी। आप, हो सकता है कि वो बंदा आपके साथ बहुत अच्छा एक फ्रेंड बन जाए लॉन्ग टर्म के लिए, सबसे सिंसियर और लॉयल, लेकिन आप प्री मेच्योर इवैल्यूएशन या एक इमेज ड्रॉ कर लोगे, या दूसरों की बातों के इन्फ्लुएंस में आ जाओगे, तो आप ऐसे एक अच्छे जो नायाब फ्रेंड को गवा दोगे। तो इसलिए हमेशा रिलेशनशिप्स में, अगर फ्रेंड को भी छोड़ो, अगर हम बिजनेस एंटरप्राइज, क्योंकि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर बात करें, तो अगर हम प्री जज करके चलते हैं, तो नेचुरली हम एक बहुत अच्छा रेगुलर लॉयल जो कस्टमर है, जो एसेट बन सकता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो बिजनेस एंटरप्राइज जो है वो गवाने का पूरा पूरा रिस्क जो उठाती है, अगर वो प्री मेच्योर इवैल्यूएशन करती है, अगर वो अपीयरेंस से ही अपने माइंड में कुछ उसकी पिक्चर बना लेती है। ठीक है, अब इसमें देखो कि हमारे को जो डिफरेंसेस हैं कल्चर के, वो ओपन माइंड से दूसरे के उसको डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। इससे जो है हमारा, हम मतलब हमारे लिए जैसे बोलते हैं ना कि सक्सेस के लिए स्काई इज द लिमिट, तो हम कहीं भी जो है जाके अपना बिजनेस है उसको एक्सपैंड होने से नहीं रोक सकते। ये टर्म आपको क्लियर होगी बेटे, एथनोसेंट्रिज्म क्लियर हो गया, यस कि जब हम अपने को ही सही यस कहते हैं और यस। दूसरे को हम, हाँ जी, गलत कहते हैं। इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है ना, कि एथ्रोसेंट्रिज्म जो है वो क्या, आप उसको कैसे डिफाइन करते हो, तो ये फर्स्ट लाइन में उन्होंने क्लियर बता दिया। ठीक है, ये है। नेक्स्ट हमने जो अभी टॉपिक करना है बेटे, वो है बेटे बैरियर्स टू बिजनेस कम्युनिकेशन। इसमें भी आप लोग ना ये एथ्रोसेंट्रिज्म का जिक्र आएगा, आप देखेंगे इसमें। अब ये है कि बैरियर्स जो है, ये आपने टॉपिक बिजनेस स्टडीज में भी कहीं ना कहीं कवर किया होगा। बैरियर्स जो है मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, इसमें यह है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप
बाउंड्रीज क्रिएट कर देती हैं या बैरियर्स खड़े कर देती हैं, जिससे कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। तो वो कहते हैं कि अगर हमने कम्युनिकेशन को एक्सप्रेसिव टूल की फॉर्म में यूज करना है, तो हमारे को पहले तो पता होना चाहिए कि बैरियर्स हो कौन से सकते हैं और बैरियर्स होते क्या हैं और उनका इफेक्ट क्या होता है और उसको दूर कैसे करना है। अब जैसे देखो Yeah. इसमें है कि the barriers in communication simply refers to the obstructions that affect the smooth transmission of messages and can be of various forms, for example noise, improper medium, community and many others. अब इसको अगर समझें तो जैसे वही बात है, ये जैसे मैं आपको गेम कल परसों के लेक्चर में बताई थी, जिसको मैं बोल रही थी ना, हम लोग चाइल्डहुड में खेलते होते थे टेलीफोन टेलीफोन, तो इसको चाइनीज विस्पर भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता था कि प्लेयर्स जो है वो सीधी लाइन में खड़े हो जाते हैं, सर्कल में बैठते थे, फर्स्ट पर्सन कोई सेंटेंस बोलता था जो आमतौर पे टंग ट्विस्टर होता था, और वो सेंटेंस दूसरे प्लेयर के कानों में और फिर सेकंड तीसरे के कानों में, तीसरा चौथे लास्ट प्लेयर तक जाता था वो मैसेज। फिर उसको बोला जाता था कि तुम अपना जो सेंटेंस है उसको बोल के सुनाओ। तो फिर देखा जाता था कि वो मैसेज कहाँ पर किस लेवल पे आके वो जो है डिस्टॉर्ट हो गया, खराब हो गया, और वो जो जहां पे वो गलती पकड़ी जाती थी उस केस में उस पर्सन को फिर आउट करार दे दिया जाता था, ठीक है। तो इसमें ये है कि जो भी डिविएशन होती थी ओरिजिनल मैसेज से उसको पकड़ने की ये कोशिश की जाती थी। अब बात तो वही है, चाइनीज विस्पर की तरह ही जब कम्युनिकेशन जो है वो सेंडर से रिसीवर तक एग्जैक्टली नहीं पहुंच पाती, कुछ और ही उसके मीनिंग्स जो हैं वो कन्वेयर हो जाते हैं, कन्वे हो जाते हैं। ऑब्स्ट्रक्शंस का मतलब होता है रमन हिंड्रेंसेस, जो दिक्कतें किसी भी तरह से, जो हर्डल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, उसको ऑब्स्ट्रक्शंस बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट है बेटे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स। अब क्या बैरियर हो सकते हैं? हाँ जी, हु विल रीड इट आउट, एनीवन? रमन आप पढ़ोगे? Yes, ma'am. हाँ जी रमन पढ़िए। Some types of barriers. हाँ जी हाँ जी हाँ जी। Types of communication barriers. First, physical barriers. Physical हाँ जी, barriers are created mainly due to disturbance डिस्टर्बेंसेस। disturbance in the surrounding or environment of other party or both parties involved in the communication process. A physical barriers can be natural or artificial and can easily be spotted. Physical barriers can be of many types. First, disturbance in the background in the form of noise. Secondly, in a uh, हाँ जी पढ़िए। in a हाँ जी। सेकेंडली इन in अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन मीडियम। in a okay. कम्युनिकेशन मीडियम जो है वो सही नहीं है। चलो मैं ही पढ़ देती हूँ बेटा, कोई बात नहीं, आगे पढ़ लेंगे। फिजिकल बैरियर जो है वो इस तरह से ही है कि जैसे कोई शोर हो रहा है किसी तरह से, है ना, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है, तो किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन मीडियम, कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी का कोई फर्क आ रहा है। जैसे हम लोग क्लास में चलते हैं तो बात करते करते आप कहते हो कि मैडम आपकी आवाज आनी बंद हो गई, है ना, तो या मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, तो वो हो सकता है। Thirdly, when either party, listener or speaker, is disturbed or inattentive or suffers some physiological defect like shortness of hearing or stammering, अगर किसी को बोलने या सुनने में दिक्कत आती है ना, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है, अगर उसकी कोई मेडिकल एड है, उसने कोई हेयरिंग एड नहीं लगाई हुई, या अगर वो बोलने वाला है तो उसको वो जिसे बोलते हैं कि हकलाकर बोलता है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक्सटर्नल वो नजर आती हैं। तो इसको हम इस वजह से जो कम्युनिकेशन का जो मैसेज है, अगर वो सही ढंग से नहीं पहुंचता फ्रॉम सेंडर टू रिसिपिएंट, तो इसको हम बोल देते हैं कि ये फिजिकल बैरियर की वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। अब कॉजेज क्या है फिजिकल बैरियर की? अगर हम नॉइज की बात करें या कुछ कनेक्टिविटी की बात करें, तो उसमें डिस्टेंस एक प्रॉब्लम बन के आता है कि हम कहीं पे बैठे हैं, दूसरा जो रिसिपिएंट है वो कहीं दूर पे बैठा है, तो वहां पे कम्युनिकेशन पर्सनल हो नहीं सकती। हम लोग मेल्स, फोन कॉल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से जुड़े हुए हैं, तो उसके में उस केस में वही है स्लो नेटवर्क। ये चीज तो हम लोगों के लिए सबसे एक लाइव एग्जांपल है कि हम लोगों के पास जो क्या है कि हम आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, कहीं पे कोई चीज जो है वर्क नहीं कर रही, आपको कई बार हमें मैसेज डालने पड़ते हैं कि अभी जो है नेटवर्क इशू आ रहा है, कि हम बाद में क्लास लेंगे या थोड़ा सा रुक जाइए। तो ये बातें जो है वो डिस्टेंस की वजह से भी होती है। अब देखो आप लोग कहीं पे, कोई पटियाला में बैठा है, कोई अमृतसर में बैठा है, कोई कहीं पे बैठा है, मैं जलंधर में हूँ,
तो मतलब नेचुरली डिस्टेंस की दिक्कतें जो है वो स्वाभाविक हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है एनवायरमेंट। एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो भी अफेक्ट करते हैं। अगर जो कोई जैसे क्लाउडी मौसम में, कोई बारिश में, कोई तूफान में है ना, तो कन्वर्सेशन तब भी जो है उसमें खराबी आएगी। वो अपनी फुल अटेंशन नहीं दे पाएगा सुनने वाला, ठीक है, कि दूसरा पर्सन क्या कह रहा है, क्योंकि वो शायद उस इन्वायरमेंट में कंफर्टेबली अभी खड़ा ही नहीं है कि उसको पता चल सके कि जो बात है वो कैसे वो क्या कहना चाह रहा है। उसका जो फोकसिंग है वो हट जाएगी वहां से। उसके बाद नेक्स्ट है बेटे टेक्निकल डिस्टर्बेंसेस। अब जो टेक्नोलॉजी है वो अनएक्सपेक्टेड कई बार बिहेव करती है कि मशीन चलते चलते बंद हो गई, ठीक है, कुछ कोई सर्वर क्रैश डाउन कर गया, कोई प्रिंटर में फॉल्ट आ गया, ठीक है, और इसकी वजह से जो डिलेज हो जाती है तो वो भी जो है फिजिकल बैरियर जो है बन जाती है। अब नेक्स्ट जो है वो टाइम की बात है। ऑर्गेनाइजेशन, जो लोग अगर डिफरेंट टाइम जोन्स में रहते हैं तो उनको भी ये इशू आता है कि जैसे कोई कनाडा में है और जो इंडिया में है उसकी टाइम जोन में डिफरेंस है, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, तो नेचुरली आप जब बात करना चाहते हो दूसरा अवेलेबल है नहीं है, तो वो वाली जो बातें हैं, ये बातें फिजिकल बैरियर की फॉर्म में आती हैं। ठीक है जी। अभी जब बैरियर की बात कर रहे हैं तो मैं भी नोट कर रही थी, मेरी बैटरी जो है यहाँ पे अभी 30% 35% के आसपास शो कर रही है, और आज मैं जल्दी में यहाँ पर चार्जर लेके रखना भूल गई हूँ। तो वैसे तो मुझे लगता है कि क्लास को दिक्कत नहीं आएगी, पर हो सकता है कि ऐसे एक फिजिकल बैरियर की वजह से आपको मुझे आपसे थोड़ी सी 2 मिनट की ब्रेक लेनी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये भी एक फिजिकल बैरियर होगा। ओके, सही एग्जांपल दिया? Yes, बोलिए ma'am. सभी। ठीक है, यस ओके। मैम। हाँ जी। नेक्स्ट है बेटे सिमेंटिक बैरियर्स। जो सिमेंटिक बैरियर्स है इनको हम लैंग्वेज बैरियर भी बोलते हैं, ये अदर नेम है, ये एमसीक्यू आ सकता है कि सिमेंटिक बैरियर्स आर आल्सो नोन एज, तो अलग अलग टर्म्स दी होंगी तो आपको क्लियर होना चाहिए लैंग्वेज बैरियर्स। ठीक है, तो अब अपने पास फर्स्ट लाइन में मार्क कर लीजिए, सिमेंटिक बैरियर्स और लैंग्वेज बैरियर्स अराइज व्हेन बोथ द पार्टीज स्पीक टू डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड मोस्ट ऑफ द एसेंस ऑफ द मैसेज इज लॉस्ट इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो कई बार हम लोग ना ज्यों की त्यों ऐसी ट्रांसलेटर की तरफ से ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो उसका मीनिंग है वो सही कन्वे नहीं होता। इसके पीछे जो है वो सिमेंटिक बैरियर्स जो हैं वो एक रोल प्ले करते हैं, ठीक है, जिस वजह से कम्युनिकेशन प्रॉब्लम खड़ी होती है। अब इसमें क्या है कि कुछ वर्ड्स हैं जिसके डिफरेंट मीनिंग्स हो और जिसको डिफरेंट कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है, तो ये है। जैसे मैं अगर आपको इसमें बताऊं तो मैं वही एग्जांपल पर आपको लेके जाऊंगी जो हमने सेकेंड चैप्टर में किया था। WEE और WEA दोनों को हम वीक ही प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन दोनों के मीनिंग डिफरेंट है। Some words they have different meanings or usage in different contexts. They sound exactly the same. तो कंफ्यूजन हो जाती है लिसनर के माइंड में। नेचुरली अगर मैं वो आपने वो पढ़ा था तो आपको पता है कि उसमें वीक कौन सा आना था, लेकिन अगर वही हम लोग सिर्फ सुना रहे हो और आप सुन रहे हो वीक, तो आपको वीक जो है वो WWE के ही सुनेगा, आपको लगेगा कि इस वीक की बात हो रही, क्योंकि आपको मालूम है कि वहां पे टाइम बाउंड कुछ बात हो रही है। तो टाइम बाउंड की बात में क्या होगा कि WEA नहीं हो सकता है, वहां पे डेज की बात की रेफरेंस में WEE ही आएगा। ठीक है जी। इसी तरह से यहाँ पे मिसअंडरस्टूड वर्ड्स देखिए, जैसे राइट एंड राइट, ठीक है, बोलते इसमें राइट ही है दोनों को, लेकिन एक राइट का मतलब है ठीक और दूसरा राइट का मतलब है लिखना। ठीक है, उसके बाद जैसे फेयर एंड फेयर, तो किराया है और उसमें फेयर ट्रीटमेंट का मतलब सही ट्रीटमेंट, ये भी हो सकता है। सेल एंड सेल, अब सेल एंड सेल में फिर भी थोड़ा सा समझ आता है क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्लियर नजर आ रहा है, लेकिन वही बात नहीं कि कुछ ऐसे बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग वाले वर्ड्स हैं जो कि बैरियर क्रिएट करते हैं। मिस्ड ह्यूमर, अब इसमें है कि जो लोग हैं वो कई बार गलत जगह पे ह्यूमर का इस्तेमाल कर जाते हैं, है ना, मतलब जहां पर कोई हंसने वाली बात नहीं है, जहां पर कोई मजाक का विषय नहीं है, तो अगर वो वहां पर उस बात को मजाक में ले जाएंगे तो जो दूसरी पार्टी है वो उसको बड़ी इनअप्रोप्रिएट ढंग से देखती है कि इसको पता ही नहीं चलता, जैसे लोग कह देते हैं ना कि इनको तो पता ही नहीं चलता कि कौन सी बात कहाँ पे करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ढंग से सोचकर अपनी जो बात है वहां पे वो रखनी है। यूसेज ऑफ ईडियम्स, ईडियम्स फ्रेजेस हैं जिनके मीनिंग टोटली डिफरेंट होते हैं जो उनके शाब्दिक अर्थ होते हैं उससे, और इसको भी यूज करते हुए हमारे को सोच के करना है कि यहाँ पे वो चीज जच भी रही है कि नहीं, तो कंफ्यूजिंग ईडियम्स हमें यूज नहीं करने हैं। तो इसमें ये है कि जैसे उन्होंने एग्जांपल भी दे दिया कि मार्केटिंग मैनेजर फेल्ट लाइक ही वाज सिटिंग ऑन पिन्स एंड नीडल्स।
अब सिटिंग ऑन पिन्स एंड नीडल्स मीन्स टू बी एंशियस और नर्वस। अब ये इंग्लिश में हम लोग ये प्रॉवर्ब यूज करते हैं। फॉर अ पर्सन हु इज नॉट फेमिलियर विद द इडियम फाइंड इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब जिसको तो मुहावरे, कहावतें, अखान जिसे बोलते हैं, या जो इडियोमेटिक फ्रेजेस हैं, अगर उसके बारे में कुछ जानकारी है, फिर तो वो तो फिर इस लाइन का मतलब सही ढंग से निकाल लेगा कि मार्केटिंग मैनेजर फेल्ट लाइक ही वाज सिटिंग ऑन पिन्स एंड नीडल्स। अदरवाइज सिटिंग ऑन पिन्स एंड नीडल्स को अगर हम शाब्दिक अर्थों में ले तो ऐसा लगता है जैसे किसी को पिन्स और नीडल्स पर बिठाने की बात हो रही है, जो कि अपने आप में बड़ी एक इलॉजिकल और ह्यूमरस बात है। ठीक है, तो ये कुछ तरह से हमारे को इसीलिए बोलते हैं कि जो लैंग्वेज है वो सिंपल होनी चाहिए और फ्रेजेस का जो इस्तेमाल है वो ध्यान से करना चाहिए। अ स्पीकर शुड एक्सप्रेस हिमसेल्फ टू द लिसनर क्लियरफुली। तो इसके लिए जरूरी उन्होंने सोल्यूशन भी दे दिए हैं कि जो बोलने वाला है वो अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस करे, अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेजेस यूज करे, जेस्चर्स यूज करे। ठीक है, एनी पार्टी शुड नेवर अज्यूम एनीथिंग व्हाइल कम्युनिकेटिंग। अगर किसी तरह से भी कोई उसको डाउट है तो जो पर्सन दूसरा है सुनने वाला, वो अपना फीडबैक जो है साथ के साथ दे और क्लैरिफाई कर ले, तो इससे कम्युनिकेशन में कोई भी हर्डल जो है वो क्रिएट नहीं होता। ठीक है, और अगर लिसनर आप अच्छे हो तो फिर भी कंफ्यूजन नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स बड़े ही इंपॉर्टेंट और कम्प्लेक्स बैरियर्स हैं। इसमें जो लोग हैं ना वो अपने माइंडसेट में कुछ लग ही पहले ही इमेज बना के चलते हैं बोलने वाले की, और जो बोल रहा होता है उसको उस इमेज से देख रहे होते हैं कि ये कहाँ से बोल रहा है, और उसी ढंग से उसको जज कर रहे होते हैं, चाहे उसकी बात पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो पहले से ही उसके साथ बनाई हुई अपनी रिलेशनशिप की इमेज का फिल्टर लगा लेते हैं और उस फिल्टर से देखते हैं। ये ऐसे ही हो गया, माने जैसे आपने रेड कलर का चश्मा लगाया है तो आपको सब कुछ रेड नजर आएगा। अगर आपने ब्लैक कलर में वो शीशे लगाए हैं, उसका चश्मा लगाया है, तो नेचुरली आपको किस कलर में नजर आएगा? सबको ब्लैक, सब कुछ ब्लैक कलर, ब्लैक ब्लैक कलर। नजर आएगा। ठीक है, तो ब्लैक कलर का चश्मा निकाल कर दिन में भी निकलोगे तो लगेगा इट्स वेरी क्लाउडी, है ना? क्या लगेगा? सूरज तो आज निकला ही नहीं, अभी तो अंधेरा ही है, अभी तो रात ही है। तो उसमें कसूर सूरज का नहीं है, इसमें कसूर दिन का नहीं है, इसमें कसूर वो चश्मा लगाने वाले का है कि उसने वो वाला चश्मा लगाकर ही दुनिया को देखना क्यों शुरू किया। तो चश्मे का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपने उस माइंडसेट से दूसरे को सुनना शुरू किया है। ठीक है, अब जैसे देखो इसमें इमोशंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर आपने किसी के साथ कोई अपना ये इमोशंस, आप अच्छे अपसेटिंग मूड में हो, अच्छे मूड में नहीं हो, तो आप दूसरे को भी वही वैसे ही देखोगे। ठीक है, कि नहीं ये भी मेरे दुख को और बढ़ाने वाली बातें कर रहा है। तो कभी भी इसलिए बोलते हैं जब भी आप इमोशनल अपसेट हो तो आपने कोई भी डिसीजन नहीं लेनी, आपने कोई भी खुलकर कम्युनिकेशन नहीं करनी, उसको आपने टालना है। सेकंड है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट जो होता है इसमें ये है कि व्हेन अ पर्टिकुलर ट्रेट ऑफ अ पर्सन आउटवेज द अदर ट्रेट्स इट इज सेड टू बी हेलो इफेक्ट। कहने का मतलब कि आपने किसी को पहले से ही जजमेंटल होके उसके किसी एक पर्सनालिटी ट्रेट के ऊपर उसको आपने फिक्स कर लिया उस बंदे को, ये तो है ही ऐसा, ठीक है, ये तो है ही झूठा, ऐसे कुछ भी। तो आपको उसकी तरफ से आने वाली हर तरह की जो वाइब्रेशंस है ना वो झूठ के आसपास ही लिपटी हुई नजर आएंगी। तो हम लोग इसका मतलब कई बार ये ऐसे भी होता है, हम लोग ये भी बोल देते हैं कि जो हम इम्प्रेशन किसी पर्सन के लिए फर्स्ट टाइम में फर्स्ट इंप्रेशन बना लेते हैं उसको हम लाइफ लॉन्ग कैरी करते हैं। ठीक है, हम उसको पकड़ के रखते हैं कि ये तो ऐसे ही है। तो वो जो चीज है ना वो हमारे को फिर दिक्कत देती है, क्योंकि हम कभी भी उसको फिर समझ नहीं पाते, हमारा जो गैप है ना उसके साथ वो वैसे ही बना रहता है। तो ये एक तरह से अब जैसे बोलते हैं ना हम लोग पंजाबी मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं वो ऐसे बोलते हैं कि ये तो ना वहमी है, ये वहम पाल के बैठ गए हैं, तो वहम का कोई इलाज नहीं है। तो वो वहम साइकोलॉजी में उसको क्या बोलते हैं? उसको हेलो इफेक्ट बोलते हैं, कि आपने किसी की कोई इमेज बना के रख ली है। अब अगर हम इसको मतलब इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो नेचुरली हमारे को पहले पता होना चाहिए ना कि हम किस चीज के शिकार हैं, हमें इसके ऊपर काम कैसे करना है, तभी हम उस चीज को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये है हेलो इफेक्ट। नेक्स्ट है बेटे इंफॉर्मेशन ओवरलोड। अब इसमें ये है कि कई बार जो लिसनर है उसको बहुत ज्यादा कुछ सुनाया जाता है, बताया जाता है, तो उससे वो सुनते सुनते भी थक जाता है, वो सुनना ही नहीं चाहता। ठीक है, तो जब बहुत सारी बातें एक ही टॉपिक के ऊपर लगातार चलेंगी, एक ही बात लंबी खिंच जाएगी, तो इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर से निकल जाएगी। ठीक है, ओवरहेड निकल जाएगी, तो वहां पे उन बातों का वो असर नहीं ले पाता। ठीक है, एक ही जैसी बातों को अगर आप रिपीट करेंगे तो वो अपना जो है जिसे बोलते हैं इफेक्ट जो है वो लूज कर जाती है।
यहाँ तक बैरियर समझ आ गए बेटा आपको? जो हमने 3 तरह के अभी बैरियर्स किए हैं, फिजिकल किए हैं, सिमेंटिक किए हैं, साइकोलॉजिकल किए हैं, पता चल गया सबको बेटा? यस Yes, मैम। ma'am. ओके, आगे है बेटे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग, क्योंकि हायरार्की फॉलो हो रही है ना, कोई बॉस की पोजीशन पे बैठा है, कोई टॉप मैनेजमेंट की पोजीशन पे है, कोई मिडिल लेवल पे है, कोई लोअर लेवल पे है, तो कई बार उस वजह से भी हम उस पोजीशन के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। हमारे को लगता है कि हम अपने सबॉर्डिनेट से नहीं सुनेंगे, अगर उसको ज्यादा बोलने का मौका दिया तो वो हमारे सर पे सवार हो जाएगा, वो मेरे पोजीशन को कुछ समझेगा नहीं। तो ये वाली जो बाउंड्रीज है ना, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो इंटर और इंट्रा डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज हो जाते हैं। हर जो डिपार्टमेंट है वो अपने डिपार्टमेंट के लिए पूरी तरह से अलर्ट होकर चलता है, और दूसरे डिपार्टमेंट को वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं समझता, वो ऑर्गेनाइजेशन से उसको अलग समझता है। तो ये भी एक दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो चीजें हैं, यहाँ पे भी एक दूसरे को समझना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मतलब जब आपको आप सुपीरियर के बारे में कुछ बात ही गलत बना के बैठ गए, या सुपीरियर ने सबॉर्डिनेट के बारे में कोई इंप्रेशन ही गलत बना लिया, या उसकी पोजीशन से वो उसको जज कर रहा है, तो नेचुरली फिर वो बाद में जो बातें निकल के आनी है, जो कम्युनिकेशन का फ्लो होना है, वो स्मूथ नहीं हो पाएगा, ठीक है। Other forms of psychological barriers include closed mindedness of either parties. Impatience of either parties is also another form of psychological barrier. Suppose a speaker is in a hurry and talks at a fast pace while the listener misses out on essential details. बोलने वाला बहुत फास्ट बोल रहा है और सुनने वाले जो है उस पेस पे नहीं उसको साथ साथ में पकड़ पा रहे, तो कई बार जो इंपॉर्टेंट बातें हैं स्पीकर के मुंह से फास्ट स्पीड की करके निकल जाती हैं, तो लिसनर को फायदा नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये भी एक बैरियर है। हेयर आई वांट टू आस्क, मैं तो फास्ट नहीं चल रही ना बच्चे, आपको समझ आ रहा है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. हमारा जो पेस है वो सही चल रहा है ना? यस मैम। Yes, ma'am. ओके बेटा। नेक्स्ट है बेटे मेजर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। अब ये बैरियर्स जो हैं इसमें है रूल्स एंड पॉलिसीज जो है, कुछ ऐसे उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए जाते हैं, कुछ ऐसा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो डिसाइड कर लिया जाता है। जैसे आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और बताया था कि जो स्केलर चेन होती है उसको फॉलो करना है ना, तो अगर रूल्स स्ट्रिंजेंट है, रिजिड है, तो एम्प्लॉइज जो है वो फ्री कम्युनिकेट करने में उनको मुश्किल होगी, उनको थोड़ा सा आप अपने में हेजिटेंस फील होगी कि हम कैसे अपनी इंफॉर्मेशन कन्वे करें, हमारे को तो लंबे रास्ते से होके निकलना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद वही हियरार्किकल पोजीशंस हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में 3 डिफरेंट लेवल्स, मैंने पहले भी बता दिया, लोअर मिडिल एंड टॉप है। तो सुपीरियर जो है वो अपनी पोजीशन के लिए एरोगेंट भी हो सकता है, पोजीशन या पावर कॉन्शियस भी हो सकता है, उससे वो लो लेवल के एम्प्लॉयज को इंफीरियर फील करता है, उनके बारे में इंफीरियर सोचता है, ठीक है। एम्प्लॉय खुद भी अपने बारे में इंफीरियर सोच सकता है, उसको लगता है कि मैं ऊपर कैसे बात अपनी करूं, वो तो अपने बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रहा होगा। कई बार जो सुपीरियर है वो अपने बारे में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेके बैठा होता है कि अरे मेरे लेवल तक पहुंच कर दिखाओ तो सही, फिर मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। तो ऐसी जो बातें होती है वो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में बहुत बड़ा रोड़ा बनती है, क्योंकि वहां पे फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। जब कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है तो नेचुरली जो एम्प्लॉइज है उसकी जो पार्टिसिपेशन होगी मैनेजमेंट में वो नेक्स्ट टू नील होगी, और जब पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट नहीं होगी तो नेचुरली जो एम्प्लॉइज हैं वो बिलोंगिंगनेस नहीं रखेंगे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और जब बिलोंगिंगनेस नहीं रखी जाएगी तो नेचुरली जो अदर इन द लॉन्ग रन ऑर्गेनाइजेशन को ही नुकसान है। एम्प्लॉय जो है वो सिर्फ सुबह 10 बजे आके 5 बजे तक अपना काम करके चले जाएंगे, उनको कोई मतलब नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करवाना है, डाइवर्सिफाई करवाना है, या किस तरीके से कैसे हो, ये है। नेक्स्ट है बेटे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। Free interdepartmental communications become difficult, especially in the organization, which is divided into different departments on the basis of charger लिख के आना है इसका हाँ। हाँ जी बेटे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है फ्री इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशंस बिकम डिफिकल्ट स्पेशली इन द ऑर्गेनाइजेशन which is divided into different departments on the basis of roles, responsibilities and authority. So organization structures अलग अलग से हैं, चाहे लाइन है, लाइन इन स्टाफ है या कुछ भी, तो उसमें अलग अलग से डिपार्टमेंटलाइजेशन की हुई है, और उसकी वजह से जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें डिफरेंस होता है। तो कम्युनिकेशन का जो फ्लो होता है वो उसी डायरेक्शन में उसी ढंग से फ्लो करता है जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा।
अब यहाँ पे देखते हैं कि कितने भी हमने जो अभी कम्युनिकेशन बैरियर्स पढ़े ऊपर, वो सारे जैसे जिसमें हम लोगों ने कौन कौन से पढ़े हैं, फिजिकल बैरियर पढ़े हैं, सिमेंटिक बैरियर पढ़े हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर पढ़े हैं, अभी हमने ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर पढ़े हैं। तो अब उन्होंने इकट्ठे करके सभी के लिए कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के जो जो डिफरेंट भी बैरियर्स हैं, जहां से भी दिक्कतें आ रही हैं, उनको हमने कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन साथ के साथ हमको दी हुई है, ये सॉल्यूशन को हम लोग ध्यान में रखेंगे तो हम उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, आप आपके साथ में 1 मिनट की जरा ब्रेक ले रही हूँ, बिकॉज मेरे को जरा चार्जिंग लगानी है। मुझे ये है कि आपकी जो क्लास है वो इंटरप्ट ना हो, प्लीज बी विद मी। हेलो मैम, थोड़ी आवाज नहीं आ रही जी। बेटा मैंने ना खुद ही म्यूट किया है, जस्ट 2 मिनट आप रुकिए। मैंने ना इसको जरा नेट कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है, इसको मैंने ना करना है कनेक्ट हॉटस्पॉट से। आप उतनी देर ना ये जो टॉपिक हमने यहाँ तक किया है, इसको आप प्लीज रिवाइज कीजिए। ओके मैम। हाँ जी बेटा, आपको आवाज आ रही है अभी मेरी? Yes, ma'am. और स्क्रीन व्यू हो रही है आपको? Yes, ma'am. चलो यस ठीक है, हम आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, ओवरकमिंग द कम्युनिकेशन बैरियर्स। यहाँ से एनीबडी वुड लाइक टू रीड? कोई पढ़ेगा? हाँ जी, समृद्धि पढ़िए बेटा। Yes, ma'am. Overcoming the communication barriers. It is essential to overcome the various barriers in the communication to ensure that there is no misunderstanding or conflict arising among the parties due to communication gap. Some of the ways to overcome these barriers include: choose a proper medium of communication. The communicator must ensure that proper medium or channel is selected for the communication. While choosing the correct medium, the communicator must consider the length, importance, time, and the environment. Proper हाँ focused जी, communication. The sender must 1 मिनट समृद्धि। हाँ जी बेटे, आपको ना, आप इन पॉइंट्स बड़े आसान हैं, जहां पे भी कोई दिक्कत आएगी मैं बता दूंगी आपको, अदरवाइज हम इसको ऐसे पढ़ जाते हैं। ठीक है, प्रॉपर मीडियम जो है हमारे पास सिलेक्ट होना चाहिए, उसमें हमारे पास कितना टाइम है, हम कौन से इन्वायरमेंट में बैठे हैं, ये सारी बातें जो है हमारे को क्लियर, उसको नजरअंदाज नहीं हम कर सकते। समृद्धि, आप एक पॉइंट को पढ़ने के बाद ना जस्ट फ्यू सेकंड्स का पॉज लें, सो दैट कि अगर मुझे लगता है कि कहीं पे कुछ दिक्कत है तो मैं साथ ही बता दूँ। ठीक है जी? हाँ जी। proper focused communication.
The sender must make sure to keep his/her point precise and to the point and avoid unnecessarily beating around the bush. Meaningless small talks must be avoided by passing on important message. हाँ जी, इसमें ये है कि किसी जब भी बात करनी है सेंटर ने तो उसको बड़ा कंसाइज और प्रिसाइज होकर चलना पड़ेगा, ब्रीफ होकर चलना पड़ेगा। तो वो बातों को इधर उधर नहीं, अगर वो बात कुछ कर रहा है, जैसे देखो अगर हम कम्युनिकेशन की बात करते हो, हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे टॉपिक क्या करें, हम लोग करें बिजनेस कम्युनिकेशन। तो हमारे को हर बात को इन कंटेक्स्ट जो है वो बिजनेस एंटरप्राइज के साथ जोड़कर ही करना है। बेसिकली यहाँ पे हमारा जो एक फोकस पॉइंट है वो बिजनेस एंटरप्राइज की सक्सेस है, तो हम लोग फोकस होकर ही चलेंगे, ठीक है। तो अननेसेसरली हमारे को जो है टॉल टॉक में नहीं जाना। नेक्स्ट बेटा। Avoiding the use of jargons and dual meaning words and using translators. In order to avoid semantic barriers, the communicator must avoid using jargons or dual meaning words which the listener or perceiver might be unfamiliar with. Also, in case both the parties do not speak each other's language, a translator should be arranged for. जो डबल मीनिंग वर्ड्स होते हैं, जिनके दो से ज्यादा दो मीनिंग निकलते हैं, तो उन वर्ड्स को अवॉइड करना चाहिए, कोई और अप्रोप्रिएट वर्ड उसकी जगह पे यूज कर लेना चाहिए, ताकि जो सुनने वाला है, जो रिसिपिएंट है, उसको बड़े सिंपल ढंग में जो मैसेज का जो सेंस है वो कन्वे हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए यही है कि सिंपल वर्ड्स यूज कीजिए। जो पार्टीज हैं, अगर एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं समझ पाती तो वहां पर जो है एक ट्रांसलेटर जो होना चाहिए, उससे कि ताकि जो आपका जो मीनिंग कन्वे करना चाहते हो वो स्ट्रे ना हो जाए, वो मीनिंग सही सेंस में दूसरे के पास कन्वे हो सके, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट बेटा। Open-mindedness and attentiveness. Both the parties must be try to keep an open mind and be attentive during the communication to prevent any sort of psychological barriers such as halo effect or allowing emotions to affect the communication process. हाँ जी, अभी यहाँ पे हम लोगों ने बात करी थी ना हेलो इफेक्ट की, मैंने बड़े इलेबोरेटिव ढंग से आपको बताया है। मुझे आप बताओगे हेलो इफेक्ट क्या होता है? एनीबॉडी? हेलो इफेक्ट क्या होता है बेटे? मैम वहम मैम होता जब एक जना बोले और अपना नाम भी बोले प्लीज। कोई भी एक जना बोल दे, मुझे समझ आ गई है कि आपको पता चल गया है। मैम जब हम पीपल को उनके अपीयरेंस से जज कर लेते हैं और इंटेलिजेंस से कि बंदा झूठा है कि झूठा ही है। हाँ, मतलब हम अगले के लिए एक इमेज फैक्टर पहले से बना लिया, उसके फर्स्ट इंप्रेशन को ही फाइनल इंप्रेशन समझ लिया, है ना। मुझे लगता है सबको समझ आ गया है ना, तभी आप लोग उसका आंसर देने के लिए सभी लोग इकट्ठे बोल रहे थे। गुड। हाँ जी, आगे चलिए बेटा, आगे चलिए समृद्धि। Feedback and follow-ups. In हाँ जी। business, it is essential to ensure that the listener had understood the message in the exact same way as communicator wanted him to understand. It is always essential to ask for the feedbacks and opinions in this matter. Also, organizations have to talk to multiple stakeholders, and there could be instances of forgetting or missing out on details. Hence, taking regular and timely follow-ups are essential. अब देखिए इसमें जैसे मैंने अभी आपसे साथ के साथ ही फीडबैक लिया, हेलो इफेक्ट का जिक्र आया तो मैंने साथ के साथ ही आपसे पूछ लिया कि हाँ जी हेलो इफेक्ट का क्या मतलब है, मैंने अभी डिस्कस किया तो आपने बताया, तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे तो नहीं तो मैं आगे की आगे जाती जाऊंगी, और आप अगर मेरे साथ, हम लोग इकट्ठे इस जर्नी में चल रहे हैं, तो आप मेरे साथ अगर साथ साथ नहीं चल रहे हो तो कहीं पे पीछे छूट गए आप, है ना। मतलब कि आप कहीं पे पीछे कहीं किसी कॉन्सेप्ट पर अड़ गए और आपको समझ ही नहीं आया और मैं आगे निकल गई, तो इसका मतलब कम्युनिकेशन जो अभी तक की है वो तो फेल हो गई। इसलिए एक बिजनेस एंटरप्राइज के लिए भी जरूरी है कि अगर वो अपना मैसेज कहीं पे किसी को रिसिपिएंट को भेजते हैं तो रिसीविंग एंड से फीडबैक जरूर लें। तो फीडबैक की जो इंपॉर्टेंस है उसको हम कभी भी अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। ये है, तो अगर हम नहीं लेंगे तो उसमें अगर हम लेते रहेंगे तो उसमें। हाँ जी, क्या कह रहे हो? मेरी आवाज आ रही है आपको? फास्ट बोल रही हूँ? अच्छा, थोड़ा फास्ट भी है।
चलो ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, आराम से सुनिए आप। मैं ये बोल रही हूँ, पॉइंट हम कर चुके हैं एक्चुअली, इसलिए मेरे को लगा कि इसको बहुत ज्यादा धीरे करने का कोई मतलब नहीं बनता, आप सो जाओगे नहीं तो। और फीडबैक का मैं बात कर रही थी कि जैसे अभी आपको मैंने हेलो इफेक्ट का जिक्र आया, तो मैंने आपसे पूछा, आपने उसका आंसर दिया, ठीक है। तो ये अगर मैं वही बोल रही हूँ कि अगर मैं ना पूछती और मैं ये समझ के आगे पढ़ाती चली जाऊं कि नहीं ये टॉपिक तो अब आपको समझ आ चुका है, और पीछे से आपको जोड़ने की कोशिश ना करूं, तो कहीं ना कहीं आप पीछे किसी कंसेप्ट पे ही अड़े बैठे होगे और मुझे पता ही नहीं चलेगा, और मेरे आगे जाके पढ़ाने का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। फिर वो तो जो जितना भी एनर्जी यूज हो रही है, टाइम यूज हो रहा है, वो तो वेस्ट चला जाएगा। मैं ये बात कर रही हूँ, अब समझ आ गया आपको मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ यस जी, मैम। ओके। इसके बाद है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको मल्टीपल जो है स्टेक होल्डर से बात करनी पड़ती है, शेयर होल्डर से, ठीक है। तो इसलिए उनको हर एक के साथ जो फॉलो अप है वो जरूर रखना पड़ता है, ये चीज हम बात कर रही थी। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो समृद्धि। Fostering strong relationships. In order to avoid or reduce organizational conflicts arising due to communication gaps, an organization must try and foster a strong relationship between the business and its various stakeholders and employees. हाँ जी, इसमें यही है कि ऑर्गेनाइजेशन कन्फ्लिक्ट्स जो हैं कम्युनिकेशन गैप की वजह से होते हैं, तो उसमें जो है वो कन्फ्लिक्ट्स को दूर करना जो है बहुत जरूरी है। और कम्युनिकेशन गैप्स तभी दूर होंगे जब, अगर कम्युनिकेशन गैप जो है जिस वजह से राइज हो रहा है वो दूर होगा, तो कन्फ्लिक्ट जो है अपने आप ही सेटल डाउन हो जाएंगे। और डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी जो रिलेशनशिप है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ और भी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए बेटा। Organizational policies. While हाँ जी, formulating policies, an organization must be concentrate and flexible. The goals of the organizations must be clear, and every employee, irrespective of his or position in the organizational hierarchy, should have proper opportunities in the organizational communication process. The policies should be framed in a way that eliminates organizational communication barriers to the least. हाँ जी। अब इसमें यही है कि जब ऑर्गेनाइजेशनल जो पॉलिसीज हैं वो, आपने ये पॉलिसीज के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है, बिजनेस स्टडीज में। अब इसमें यह कि जो गोल्स क्लियर होने चाहिए, पॉलिसीज जो है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, इस तरीके से हो कि भाई किसी भी तरह की जो ऑर्गेनाइजेशनल उसमें प्रोसेस में जो कम्युनिकेशन बैरियर्स, जो हर्डल्स क्रिएट हो सकते हैं, वो मिनिमाइज किए जा सके, ठीक है। इस तरह की आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ले डाउन करना है, ताकि जो काम है वो काम को रोकना नहीं है, काम को इजी और सरल बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज डिवीजन ऑफ लेबर। हाँ जी, पढ़िए बेटा। Division of labor. There must be proper division of labor intra and interdepartmentally to reduce information overload and prevent delays in the organizational communication. हाँ जी, किसी भी तरह से कोई भी डिलेज को अवॉइड करने के लिए आपस में जो काम है वो डिवाइडेड हो जाना चाहिए, ताकि हर किसी को अपना जो रोल है, जो उसको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रिलेशनशिप है वो क्लियरली पता हो, ठीक है। सो विद दिस आवर टॉपिक गोज, जो हम कर रहे थे बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, ठीक है। हमने अलग अलग तरह से 4 बैरियर्स को डिस्कस किया। कौन कौन से बैरियर्स थे बेटे? कौन कौन से बैरियर्स थे? Physical barriers. फिजिकल बैरियर्स था, सीमेंटिक, Mentioned through organization. साइकोलॉजिकल, एंड Psychological. लास्ट में हमने ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स किए। फिर हमने इसके लिए सॉल्यूशंस की बात करी कि उनको कैसे ओवरकम हमने करना है इन बैरियर्स को। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बेटे लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। लीगल एस्पेक्ट्स जो हैं इसमें ये है कि कई बार हमारी जो है एंटरप्रेन्योर जो हैं, जो बिजनेसमैन है, उनको बिजनेस कम्युनिकेशन की जो लीगलाइजेशन है, जो लॉ उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके बारे में पता होना चाहिए। कहने का मतलब कि कौन सी लैंग्वेज जो है जब हमने दूसरी एक्सटर्नली पार्टीज के साथ बात करते हुए यूज करनी है, तो कौन से वर्ड्स जो है उनको सिलेक्ट करके बोलना है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं तो हमारी बात जो है वो पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुंच रही है, बियॉन्ड दी बॉर्डर्स जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है
थैंक यू समृद्धि, मैं आपको फिर बोलूंगी पढ़ने के लिए, तो अभी पहले मैं इसको शुरू कर रही हूँ। लीगल एस्पेक्ट रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स यूज्ड ड्यूरिंग अ बिजनेस कम्युनिकेशन टू इंश्योर that it is in conformity with the laws and regulations that govern a country's business or corporate law, and failure to abide by it could lead to serious legal actions against individual or the organization as a whole. ये आप अंडरलाइन कर लेना अपने पास बुक्स में, ठीक है, लर्न कर लेना। लीगल एस्पेक्ट का मतलब है कि हम कहीं पर भी अपने कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, अपने देश के कानून को ध्यान में रखते हुए भी हमने जो है वो बात करनी है, ठीक है। अब इसमें ये है कि जो हमारी कम्युनिकेशन है वो क्योंकि लोगों के साथ फाइनेंस की बात जुड़ी हुई है, लोगों का जो है वो फाइनेंस इसमें इन्वेस्टेड है, अगर वो शेयर होल्डर्स हैं, अगर वो बैंक है, ठीक है, और अगर वो कस्टमर है तो नेचुरली उनका जो ट्रस्ट हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो हम लोग कोई भी ऐसी बात जो है वो यूज नहीं कर सकते, ऐसे वर्ड्स यूज नहीं कर सकते जो कि हमारी तरफ से लीगली उस चीज को उस दायरे से हमारे को बाहर लेके जाएं, जो अलाउ नहीं करते हैं कि हम ऐसे वर्ड्स को यूज करें, ठीक है जी। तो अदरवाइज नहीं तो कानून के दायरे में रहते हुए अगर हम काम करेंगे तो सब कुछ सही चलेगा, कानून व्यवस्था के हिसाब से चलेंगे। और अगर हम कहीं पे कुछ भी ऐसा करेंगे जो कि लीगली अलाउड नहीं होगा, अगर हम उसकी पालना नहीं करेंगे तो हमारे खिलाफ कई तरह की पेनाल्टीज एज अ बिजनेस एंटरप्राइज हमारे को फेस करनी पड़ सकती हैं, कई तरह के जुर्माने, कई तरह की पनिशमेंट फेस करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। तो डिफरेंट केसेस कौन से हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के और उनके लीगल इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं अगर हम उनको नहीं मानते या नहीं सुनते या आप उनकी पालना नहीं करते, तो वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज बेटे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है प्रोडक्ट डिस्क्लेमर। हाँ जी समृद्धि, प्लीज कैरी ऑन। Product disclaimer. Product disclaimer are form of written or oral communications wherein the sellers warns the buyers in case of any harmful side effect or dangers in using or consuming a certain product. If the seller fails to inform the buyer or hides detail from the buyer possesses the right to sue the seller for the damages. हाँ Example. जी, इसमें इसमें आप लोगों ने ये ऐसी जो वार्निंग्स हैं वो आपने कई बार देखी होंगी, कई बार प्रोडक्ट की पैकेज के ऊपर भी उन्होंने वार्निंग दी होती है। आपने देखे हैं कई ऐसे प्रोडक्ट्स जिसके ऊपर वार्निंग दी होती है, कभी देखा है कोई एग्जांपल? Yes, ma'am. कौन सा? सिगरेट्स होती हैं, सिगरेट पैकेट्स के ऊपर लिखा होता है ना, और Yes. और भी होती हैं। और कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? Milk. मिल्क के ऊपर क्या लिखा होता है? उन्होंने ये दिया होता है कि इसको इतने टाइम के विद इन आप यूज कर लीजिए, है ना, वो सब कुछ। तो आमतौर पे जो कोई मेडिसिन होती हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि ये जो मेडिसिन है ये प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं सेल की जानी चाहिए, ऐसे होता है ना। तो वो जो चीजें हैं वो आपको एक तरह से उन्होंने प्रोडक्ट का जो है उन्होंने डिस्क्लेमर अपना दे दिया कंपनी ने कि हमने प्रोडक्ट को बेचते हुए पहले से ही आगाह कर दिया था कस्टमर्स को कि इस प्रोडक्ट के साथ ये वाली जो कुछ थ्रेड्स हैं वो जुड़े हैं, तो आप उसको सोच कर ही इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो ऐसा कर लेने के बाद जो बिजनेस है, बिजनेस एंटरप्राइज का बचाव जो हो जाता है आराम से, कि अगर किसी को कुछ नुकसान होता है और वो बाद में कहे कि मुझे तो बताया ही नहीं गया, मुझे तो पता ही नहीं था कि इससे ऐसा हो जाएगा, तो फिर जो कंपनी है वो अपने डिफेंस में ये कह सकती है कि देखिए जी हमने तो इनको पहले ही बता दिया था, पहले ही हमने इनको इन्फॉर्म कर दिया था, चाहे हमने बोल के किया तो चाहे वैसे तो ऑथेंटिक जो होती है ना इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर वो रिटर्न में ही आता है, तो हमने तो जी लिख के फला फला दे दिया था, ठीक है। अगर आपको याद हो, याद से काफी टाइम पहले की बात है, काफी टाइम पहले अराउंड आप कह लीजिए 10-15 साल पहले, उससे भी पहले एक मूवी रिलीज हुई थी, सलमान खान की फर्स्ट मूवी थी शायद वो, मैंने प्यार किया। उस मूवी को अगर आप देखें तो उसमें वो हीरोइन के आगे, भाग्यश्री के आगे जब वो सिगरेट स्मोकिंग करता है तो वो उतनी बार कितनी बार इस डायलॉग जो है थ्रू आउट द मूवी वो ये रिपीट करती है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये बोलती है वो बार बार, ठीक है। आप कभी भी जब फ्री होंगे ना आप इसको इस क्लिपिंग को देखना, उसमें वो बार बार ये जिक्र करती है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि ना
देखो, सिनेमा को देखने के लिए बहुत लोग जाते हैं। लोग जो हैं वो सेलिब्रिटी से या मूवीज में जो कुछ भी चल रहा है उससे काफी ज्यादा अफेक्ट लेके चलते हैं, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस में आते हैं। जो कोई भी हीरो कुछ कर रहा होता है तो वो उसको कॉपी करते हैं, है ना। तो अगर उसमें हीरो बड़ा दिखा रहे हैं कि वो बड़ा अपना हीरोइज्म दिखा रहा है कि मैं तो सिगरेट स्मोक कर रहा हूँ, है ना, जस्ट लाइक हीरोशिप दिखा रहा है, तो उस केस में कि ऑडियंस भी वैसी आदतें ना पाल लें और एडिक्ट ना हो जाएं। अब उनको ये बताना भी जरूरी है कि ये जो हो रहा है ये सब स्टंट हो रहा है, ये एक टेम्पररी टाइम के लिए उस सीन को तवज्जो देने के लिए हो रहा है, तो अदरवाइज स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये मैसेज डेलिबरेटली हीरोइन के मुंह से निकलवाया गया, एक बार नहीं कितनी बार निकलवाया गया, ताकि ऑडियंस के पास ये मैसेज पहुंच सके कि ये जो स्मोकिंग के सीन चल रहा है तो वो सीन सिर्फ सीन की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज आपके लिए ये प्रैक्टिकल उसको उसमें से कुछ लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब कई बार जब आप सिनेमा हॉल में जाते हो वहां पे देखते हो कुछ एड्स आती हैं, बहुत ज्यादा स्टंट सीन्स दिखाए जाते हैं, तो वहां पहले ही लिखा जाता है कि ये जो सीन्स हैं या जो कुछ भी है ये एक एक्सपर्ट स्किलफुल लोगों ने उनको प्रैक्टिस किया है और वो उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप उसको प्लीज कॉपी ना करें। तो ऐसी चीजों से ना बचाव हो जाता है लोगों का, उनको लगना शुरू हो जाता है, लोगों का नहीं कंपनी का, एक बिजनेस एंटरप्राइज का, क्योंकि ताकि लोग उनकी जो है उसको ब्लाइंड फॉलोइंग ना करें, अपना दिमाग समझकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करते हुए वो प्रोडक्ट को खरीदें। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट है लीगल डिस्क्लोजर्स। लीगल डिस्क्लोजर्स में ये है कि उसमें वो थोड़े से स्पेसिफिक कम है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी प्रॉपर्टी या इंटेलेक्चुअल राइट्स को अगर उसने करना है, प्रोटेक्ट करना है और एम्प्लॉयज को नहीं उसके साथ जोड़ना, तो फिर वो कुछ ऐसी बातें जो है जो कि लीगली इन्फोर्सेबल हैं कोर्ट में, उसके बारे में उसका जो है कुछ बातें वो बताना जरूरी समझते हैं, कुछ के लिए वो रिस्क फैक्टर्स में उसको इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो क्लियरली ऐसी उसकी रिपोर्टिंग नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये बहुत एसेंशियल फॉर्म है, इसमें हम लोग फाइनेंशियल स्टेटस की बात करते हैं, जिसमें हम लोग ना एनुअल रिपोर्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसकी बात करते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, वो किसी भी तरह से कोई भी फ्रॉडलेंट अकाउंटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, अगर वो कुछ भी विंडो ड्रेसिंग करके दिखाते हैं कि मतलब एक्चुअल फैक्ट्स और फिगर्स कुछ और हैं लेकिन दिखाए कुछ और जा रहे हैं, तो वो अगर ऐसी कुछ अगर जो कंपनी है जो बिजनेस एंटरप्राइज है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को या फिर फाइनेंशियल स्टैंडिंग को दिखाने के लिए कुछ गलत रिपोर्टिंग करती है, तो ऐसी बातें जो है उनके खिलाफ एक लीगल एक्शन लिया जा सकता है। नेक्स्ट है बेटे कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंटरनल कम्युनिकेशंस। बिजनेसेस जो हैं वो नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं, मीटिंग्स होल्ड करते हैं शेयर होल्डर्स के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ। ठीक है, मिनट्स के मीटिंग्स के रिकॉर्ड रखे जाते हैं मिनट्स की फॉर्म में। तो ये रिकॉर्डिंग जो है कई बार ये लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी जो कुछ भी कम्युनिकेशन हुई आपने बताया उसको आप रिटर्न फॉर्म में अपने पास रिकॉर्ड की फॉर्म में रखो, सो दैट कि कोई भी बाद में क्लेम ना कर सके, कह ना पाए कि ये तो हमें पता ही नहीं था या ये चीज तो हमारे को बताई ही नहीं गई। बेसिकली तो होता तो ये है कि ये रिटर्न फॉर्म में जो कन्वे हो जाती है साथ के साथ, और ये रिटर्न फॉर्म की कम्युनिकेशन के लिए जो आधार बनता है वो मिनट्स ऑफ दी मीटिंग होते हैं। नेक्स्ट है बेटे मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। अब इसमें यह है कि जब मार्केटिंग होती है मतलब कि बहुत सारी बातें कन्वे की जाती हैं, वो चाहे आपकी कम्युनिकेशन रिटर्न हो, ओरल हो, जेस्चरल हो, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, किसी भी तरह की कोई भी तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अगर यूज हो रही है, तो उस केस में जो सेल्स पर्सन है उसको बड़े तरीके से टैक्टफुल ढंग से कमोडिटी को उसने प्रिस्क्राइब करना है, उसने कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, कौन सी उसने प्रेजेंटेशन करनी है, उन सबको करते हुए उसने ये ध्यान में रखना है कि मैंने बिजनेस एंटरप्राइज की एक अच्छी पिक्चर को, इमेज को पेंट करना है। मैंने किसी भी तरह से कोई भी जो लॉज हैं उसके वो वायलेट नहीं करने हैं, जो कानूनन तौर से मैंने दायरे से बाहर नहीं जाना है। ठीक है जी, समझ आ गया यहाँ पे, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। Yes, ma'am. नेक्स्ट Yes, है ma'am. बेटे हाउ डू वी प्रिवेंट द थ्रेट्स ऑफ लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। समृद्धि पढ़िए प्लीज यहाँ से। Yes, ma'am. How do we prevent the threats of legal aspects of business communication? Law suits against an organization can sometimes be huge threat to reputation, brand name, profitability, and the trustworthiness.
In order to avoid these, an organization must follow the following points. It must maintain proper records, documentations, letters, contracts, books of accounts, and vouchers, audit or unaudited as the case may be. अब लीगल किसी भी तरह से मुश्किल से दूर होने के लिए इसके लिए बहुत जरूरी है कि प्रॉपर रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंटेशन जो है उसका रखा जाए, कागज पत्तर जो भी है उसको अपने पास पूरा मतलब कि उसमें आपने महफूज रखना है, ताकि आप क्लियर कर सके भी कहाँ पे जो है अगर कोई भी बात कोई क्वेश्चन की फॉर्म में रेज होती है तो उसके बारे में बात करके वहां पे वेरीफाइड रिकॉर्ड्स की फॉर्म में दिखाया जा सके, प्रूवन फैक्ट्स की फॉर्म में दिखाया जा सके, उसको कोर्ट में प्रूव किया जा सके, ये है। तो कोई भी अगर थ्रेट की फॉर्म में आएगा तो उसको आप अवॉइड आराम से कर जाएंगे। नेक्स्ट पढ़िए बेटा। Avoid copying copyrighted documents and documents prohibited from photocopying or copying in any form without proper consent of the involved parties. हाँ जी, इसमें किसी भी तरह से कोई कॉपी नहीं करना है, किसी के भी कॉपीराइट्स अगर हैं उसके पास लीगल इंटेलेक्चुअल राइट्स हैं, अगर हम कॉपीराइट्स के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे तो फिर नेचुरली वो जो है हमारे लिए तो सही नहीं है, और अगर दूसरा हमारी कॉपीराइट्स के साथ कुछ करता है तो नेचुरली वहां पे भी हम लोग लीगल डिफेंस जो है वहां पे ले सकते हैं। नेक्स्ट बेटे। Use a proper tone and avoid inappropriate language or behavior while dealing with the employees and other stakeholders. हाँ जी, ये आसान है कि किसी भी तरह से अपनी लैंग्वेज जो है वो गलत इस्तेमाल नहीं करनी है। हाँ, नेक्स्ट भी पढ़ लीजिए बेटे। नेक्स्ट पढ़िए बेटा। Avoid विंडो ड्रेसिंग ऑफ बैलेंस शीट एंड अदर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। विंडो ड्रेसिंग क्या होती है कि जब जो आप पर्दे में रख के कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखा रहे हैं जो आपकी फाइनेंशियल एंटरप्राइज को रोजी पिक्चर उसकी दिखा रही है, जबकि रोजी पिक्चर असल में है नहीं, जो ट्रूथ है वो ट्रूथ की फॉर्म में दिखाया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए बेटा। हाँ जी समृद्धि, आवाज आ रही है सबको मेरी बेटे? Yes, ma'am. In Yes, short, ma'am. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी that पढ़िए। ensure that all license and legal documents are always updated and all changes are made note of. हाँ, जिसकी भी लीगल अपडेशन रिक्वायर्ड होती है, जिसकी एक्सपायरी डेट होती है, आपको वो डॉक्यूमेंट साथ के साथ अपडेट करवाने चाहिए। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट पढ़िए बेटा। Keep confidential documents at a safe place where it can only be accessed by the authorized personnel to avoid fraudulent behavior and misplacing documents. अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसको बड़ी एहतियात से रखना है वहां पे जहां पे आपको लगता है कि कोई जो ऑथराइज पर्सन ही वहां तक पहुंच सके, कोई और जो है अनऑथराइज पर्सन जो है वहां के तक अपनी पहुंच ना बना पाए, है ना। हाँ जी, नेक्स्ट। Seal confidential documents and mark them as a confidential so that others are aware. हाँ, जो भी कोई जरूरी वाले कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सील बंद करके रखें, उनको वो गम लगाकर या जो भी है स्टैंप लगाकर उसको बंद करके रखें ताकि सबको ये समझ आए कि ये कॉन्फिडेंशियल है। ठीक है, हाँ जी, लास्ट पढ़ दिए। Sales promoters and company representatives must be well trained and groomed about the business communication, its types, significance, and legal aspects. तो सबको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि किस तरीके से क्या क्या लीगल एस्पेक्ट्स हैं, जो भी कंपनी के साथ जुड़ने वाले लोग हैं उनको पता होना चाहिए भी किस किस तरीके के साथ जो कंपनी है वो प्रॉस्पर करेगी और उसके कानून के दायरे में रहने का मतलब क्या है, कैसे काम करना है। ठीक है, ये एक्टिविटी है, इसका भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको भी रीड कर लीजिए बेटा। Yes, ma'am. Union Align Limited is a construction company. Over the years, there were several changes in the office location, company management, and the contractors with different vendors. But over the years, some of the documents and the vouchers were misplaced by the company. In 2017, the company was sued by one of its vendors when the lawyer of the company asked to furnish a copy of the original contract. The management had found the document to be missing. When the court has examined all the company documents, it was noticed that
There were several unaccounted transactions, incomplete reports, and missing files. The company was charged huge penalty and some of the management members were arrested for fraud and misconduct. The court ordered a committee to be formed to closely monitor the company, its dealing, and other relevant details. हाँ जी, इसमें क्या है, उन्होंने बताया कि कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी और कुछ काफी सालों में इन्होंने काफी ज्यादा अपनी चेंजेस करी थी ऑफिस लोकेशंस में। जब चेंजेस करते रहे तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह को ध्यान से नहीं रखा गया, तो वो इधर उधर हो गए, मिसप्लेस हो गए। ठीक है, तो जब 2017 में किसी ने कंपनी पे केस ठोका, तो वहां पे क्या हुआ कि लॉयर ने बोला जो था कि आपको अपने जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो जमा कराने पड़ने। तो जब जमा कराने की बात आई, तो जो कंपनी का लॉयर था उसके जब देखा तो कंपनी के पास डॉक्यूमेंट्स थे ही नहीं। तो वो तो चीज अलग थी कि केस किस चीज का था, क्यों फाइल हुआ, लेकिन कोर्ट को ये लगा भी कंपनी ने अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो थे उनको संभाल के नहीं रखा हुआ, इनकी रिपोर्ट्स भी इनकम्प्लीट हैं और फाइल्स भी मिसिंग हैं। तो कंपनी के ऊपर इस चीज का बहुत हैवी जो है वो पेनल्टी उसके ऊपर लेवी की गई, और कुछ मेंबर्स को भी जो है वो फ्रॉडलेंट कंडक्ट के करके उनको अरेस्ट किया गया कि आप लोगों ने जानबूझकर इंटेंशनली कुछ चीजों को छुपाने के अंतर्गत ये कुछ ऐसा करने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये इन्होंने एग्जांपल दिया है लीगल एस्पेक्ट्स की इंपॉर्टेंस को दर्शाते हुए। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला कि व्हाट डू यू थिंक शुड हैव बीन द अप्रोच ऑफ यूनियन एंड आई लिमिटेड टू अवॉइड सच अ मिसहैप। क्या होना चाहिए था उनको, जितने भी हमने जो लीगल एस्पेक्ट्स पढ़े हैं, जो ये हमने अभी पर पॉइंट्स पढ़े हैं, ये सारी जो चीजें हैं इनका ध्यान रखना चाहिए था कि लीगल जो भी अगर थ्रेट आता है, ये जो फर्स्ट से लेके हमने जो पॉइंट्स पढ़े हैं, इन चीजों को गौर करते हुए वैसे अपने डॉक्यूमेंट्स की संभाल करनी चाहिए थी। व्हाट चेंजेस शुड बी ब्रॉट अबाउट इन द वे द कंपनी इज फंक्शनिंग। तो कंपनी को अपनी फंक्शनिंग को ट्रांसपेरेंट लाना होगा। ठीक है, और आगे से ऐसी गलती ना हो। तो ये जो हमने पॉइंट्स किए हैं, प्रोडक्ट डिस्क्लेमर से लेके मार्केटिंग कम्युनिकेशन तक, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है अपना काम आगे करना है। ठीक है, हाँ जी, समझ आ गया बेटे सबको? कोई पॉइंट किसी तरह से कुछ ना पता चला हो? नो मैम। पता चल गया? यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटे। अब मुझे लग रहा है कि हमारा जो टॉपिक है ना वो टूवर्ड्स एंड की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, और हमारे पास सिर्फ यही है कि एक लास्ट मतलब एक टॉपिक रह गया है। जो लास्ट टॉपिक है हमारा, वो भी बड़ा सिंपल सा टॉपिक है कि आप अपने बिजनेस में ग्राफिक्स जो है उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ग्राफिक्स जो है आपने, और ग्राफ्स और चार्ट्स इनको प्रेजेंट करते हो, और इससे बिजनेस कम्युनिकेशन से में आपको क्या हेल्प मिलती है। ठीक है, बस ये लास्ट टॉपिक है। इसके साथ हमारा लॉ के पेपर का ये जो सेगमेंट था बिजनेस कम्युनिकेशन का, ये खत्म हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से हमारा का जस्ट एक लेक्चर पेंडिंग है। तो एक लेक्चर के साथ हमारा ये जो सारा जो यूनिट शुरू हुआ था, हमने जर्नी शुरू की थी, ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको आई होप कि आपको अभी तक सब कुछ बहुत जो है इजी लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। क्या मैं सही सोच रही हूँ? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटे, थैंक यू सो मच। आप प्लीज, मैं जैसे आपको रोज कहती हूँ, आप ना इसको एक बार गो थ्रू हो जाना, ये टॉपिक जितना भी हम कर रहे हैं साथ के साथ। इनफैक्ट इसको अच्छे तरीके से अपने लिए नोट्स बना लेना, ताकि ना इसके बाद फिर आपके पास ना काफी सारे एमसीक्यूज दिए हुए हैं, तो उसको आप प्रैक्टिस करोगे ना। आप सीधा एमसीक्यूज पे मत आइएगा, पहले एक बार जब आपने इसको पढ़ लिया, फिर आप जब उसको सॉल्व करेंगे ना, तो आप देखना आपके फटाफट से एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लगेगा कि आपको ये लगे कि हमने ये पढ़ा नहीं है या ये हमारे सिलेबस के बाहर का कुछ आ गया है, ऐसा कुछ भी आपको फील नहीं होगा। ठीक है बेटे, क्लियर है? यस मैम। चलो ठीक है बेटा, मिलते हैं कल फिर। थैंक यू सो मच। कल या जिस दिन भी जैसे भी क्लास लगेगी आपको इन्फॉर्म हो ही जाता है साथ ही साथ, तो आप अटेंटिव रहिए। बस ये है कि एक लेक्चर ही है इस टॉपिक का जो है, उसके बाद ये वाला जो हमारा यूनिट है ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, ओवर फ्रॉम माय साइड।